आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं आन रमज़ान और आपको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ इस आन रमज़ान में। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। दुआएं तो बहुत सारी हैं, हर वक्त दुआओं में आप सब याद हैं क्योंकि आपकी वजह से हम सब हैं। और वैसे कैसी है आप सबकी सेहत, कैसा गुज़रा है रमज़ान? और यकीन है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि हम जिस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं मज़े मज़े की, तो उसके साथ हम आपकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और आपके साथ हेल्दी टिप्स भी शेयर करते हैं, इसलिए ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस होके चलें। और साथ ही साथ इबादतों का महीना, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि इबादतों को भी टाइम देना है। फिर ख़ासकर ख़वातीन ने किचन में भी टाइम देना है। जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो भी बेचारे बाहर के भी अंदर की भी सब चीज़ें देखनी होती हैं उन्होंने। तो इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में और क्या कर सकते हैं, और जब आप लोग इतने अच्छे खाने बनाते हैं ख़ासकर ख़वातीन जो हैं, और जब आप लोग इतनी तारीफ़ें हो रही हैं इस माह रमज़ान में, तो क्यों नहीं आप लोग फूड पांडा को ज्वाइन करते हैं। उनके होम शेफ़ प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप ख़ुद को रजिस्टर करें। बहुत ही आसान है। देखें अब तक कितने सारे होम शेफ़्स आ चुके हैं, उन्होंने अपना तरीका भी बताया है आपको और सारी जर्नी शेयर की आपके साथ, किस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और अब तक कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए हैं। किसी ने अभी, किसी को कम टाइम हुआ है, किसी को काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए। लेकिन मेरा ख्याल में कि अब तक आप लोग का तो माइंड बन चुका होगा या बन जाना चाहिए कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है हमारी उनको। तो बस बात यही है कि आज फिर कौन आ रहा है यहाँ पे हमारे किचन में, जो अपने खानों का जो एक अरोमा है वो हमारे किचन में फैलाएंगे, जो उसकी जायका है और जो एक कुकिंग स्टाइल है उनका वो बहुत अच्छा है। और जो मुझे एक बात अच्छी लगी उनसे मिल के कि चले मैं यूँ करती हूँ, उनको बुलाऊंगी फिर ही बात करती हूँ। अगर मैंने अभी सारा सस्पेंस खोल दिया तो फिर आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मेरा दिल करता है बस मैं बोलती जाऊँ और बताती जाऊँ कि कौन आ रहा है। और आज हमारे सेट पे जो आ रही हैं मैं उनको बुलाती हूँ। प्लीज़ वेलकम मरियम अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ये कलर बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। और रमज़ान मुबारक हो आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक। आप देख सकते हैं मरियम माशाल्लाह, मैं इन्हीं से ही पूछती हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट कैसे की, इन्होंने कैसे खाना बनाना शुरू किया और इस फील्ड में किस तरीके से आई। मरियम प्लीज़ आप बताएं क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको ही पता चले कि कैसे आपने स्टार्टअप लिया अपना। फॉर श्योर, व्हाई नॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अब जब मैं इस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो मैं ये देखती हूँ दैट आई हैव कम अ लॉन्ग वे। खाना पकाने का शौक तो मुझे वैसे ही था बचपन से। व्हेन आई वाज 10 आई यूज्ड टू हेल्प माय मदर इन द किचन। माशाल्लाह। तो और हमारी जो फैमिली है उसके अंदर मेरी नानो, दादो, माय मदर, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे जो हैं वो कुक्स हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है। सही। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि सखर के अंदर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, बीबीए कर रही थी वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे जब रमज़ान आया तो मेस बंद हो जाते थे। ओह अच्छा। जब मेस बंद हो जाते थे स्टूडेंट्स के लिए तो वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स जो थे उनके अफ्तार के लिए कुछ नहीं होता था। ओह। तो एज अ फ्रेंड मैंने अपने फ्रेंड्स को, जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, उनको मैंने जो है अफ्तार प्रोवाइड करना शुरू किया जो हॉस्टल्स में रहते थे। तो आप पहले तो ये बताएं, जब आपने ये अफ्तार प्रोवाइड करना शुरू किया तो आप कुकिंग कहाँ करती थी, कहाँ बनाती थी? मैं अपने घर पे होती थी। मेरा जो घर है वो 5 मिनट्स to 6 मिनट्स की ड्राइव पे था यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था वहाँ पे कम्युनिकेट करना, वहाँ पे कम्यूट करना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती थी। तो अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे जाके हॉस्टल्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि टीचर्स ने खाना शुरू कर दिया। वो जो गैदरिंग थी वो बढ़ती गई और सखर में ऐसा कोई फैसिलिटी इस तरह की थी नहीं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स जाके बैठ सकें या खा सकें। बस ऑर्डर ही करते थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा उनको घर का टेस्ट बेसिकली चाहिए था। एक सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर
रही हूँ। मसला नहीं। मतलब ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था या आप कुछ चार्ज शुरू के अंदर बिकॉज दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे, तो मैं उनको चार्ज नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे टीचर्स ने खाया और भी स्टूडेंट्स आए, उन्होंने चखा, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ओह अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने बेसिकली जो मेरा ब्रांड है, हाँ। उसको पहला मैंने स्टार्ट लिया था घर का खाना के नाम से। घर का खाना यहाँ से मैंने स्टार्ट ठीक लिया है। था 2014 के अंदर। ओके। फिर 2016 के अंदर मैं कराची शिफ्ट हो गई, वहाँ से मैंने अपना बीबीए कंटिन्यू किया। माशाल्लाह, कंटिन्यू माशाल्लाह। करते करते ही जो जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी, वहाँ से मैंने प्रॉपर होम शेफ से स्टार्ट किया। सही। उसके बाद फिर मैंने फूड पांडा के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाया, और फिर वो घर का खाना जो है वो चेंज होके मरियम एंड मामा हो गया। मरियम एंड मामा। ओके, एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मरियम एंड मामा? इसकी भी बहुत ही कोई स्वीट सी स्टोरी है। 2019 के अंदर मेरी मदर, क्योंकि हमेशा मेरे साथ, शी डिड नॉट स्टॉप मी एवर, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं किसी चीज़ से। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज़ से। तो उन्होंने बोला बेटा बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, तुम्हारा पैशन है इसके अंदर, इसको लेके चलो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं चाह रही हूँ, देखें सॉरी मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन रेसिपी भी बहुत जरूरी है। मरियम, यस इंग्रेडिएंट सामने पड़ी है। मरियम पता नहीं शायद शेयर नहीं करना चाह रही अपनी सीक्रेट रेसिपी। ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। आज जो हम बनाना जा रहे हैं वो है चिकन डम्पलिंग्स। वाओ, चिकन इसको डम्पलिंग। जी, इसको ममतू भी कहा जाता है, इसको मोमोज भी कहा जाता है। गिलगित के अंदर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे बहुत खाई जाती है। और पाकिस्तान में भी अभी बाकी जो सिटीज़ हैं, कराची है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है। और ये जो डिश है, ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर सेलिंग डिशेस। अच्छा, जो अभी मेरी जो मैं सेल आउट कर रही हूँ, ठीक है, उसमें से ये मेजर सेलिंग है। अच्छा। एक लजानिया है और एक डम्पलिंग्स हैं, क्योंकि डम्पलिंग्स एक यूनिक डिश है, तो इसलिए हम आज इसके साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए व्यूअर्स, आपको भी पता लग गया है डम्पलिंग्स और लजानिया। यस, ठीक है, ये इनकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और इसका टेस्ट ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा है, तो फिर बिक रहा है ना इतना। तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा इसको, और मैं भी करूँगी भाई। डम्पलिंग्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। खैर आज तो ये हमारे अफ्तार टेबल की जीनत बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप बताएं आप करेंगी क्या इसमें? बिल्कुल, इसके साथ जो हम सॉस इस्तेमाल करेंगे वो होगी चिली ऑयल सॉस। ठीक है। ये एक थोड़ी सी स्पाइसी सॉस होती है, क्योंकि ममतू खुद ही जो है, डम्पलिंग्स खुद ही जो है वो थोड़े से ब्लैंड, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। तो हम वहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, चिली ऑयल जो है आप खुद बनाएंगी? जी जी बिल्कुल, मैं चिली ऑयल बनाना सिखाऊंगी। मैं डो जो है, कैसे उसकी डो को बनाना है वो बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, रेडीमेड चिली ऑयल भी मिलता है? रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं, यानी जो आप बताएंगे वो बेस्ट है इसके लिए। जैसे कर लें, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो इजी भी है बनाना। अच्छा। और एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना बनाना, क्योंकि वो चीज़ें सारी आपके घर में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको एक्स्ट्रा बाय नहीं करनी, वही सारी चीज़ें जो घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो अच्छी बात है फिर। सही, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने 250 ग्राम्स चिकन मिंस लिया है। ठीक है। इसके अंदर पहले सबसे स्टार्ट करेंगे 1 टीस्पून हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अब 1 टीस्पून डल के जिंजर गार्लिक पेस्ट। यस, फिर हम इसको हस्बे ज़रूरत सॉल्ट डालेंगे। नमक तो हस्बे जायका ही, हस्बे जायका जी, जिस तरीके से आप डालें कर सकें। मैं इसके अंदर ½ टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, नमक भी डल गया इसमें। फिर बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। डम्पलिंग सुन के ना थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या डलेगा, कैसे बनेंगे। लेकिन आई थिंक आप इसको बहुत इजी करके शेयर कर रही हैं रेसिपी हमारे व्यूअर्स के साथ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून जो है काली मिर्च डाली है। ठीक है। और ½ टीस्पून जो है वो क्रश चिलीज डालेंगे। ठीक है, ये हमारी मेन चीज़ें हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं लिक्विड के पास, जो इसके अंदर लिक्विड डलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने लिया है विनेगर। विनेगर हम इसके अंदर 2 टीस्पून डाल देंगे। ठीक है, फिर हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। सही, सोया सॉस सेम क्वांटिटी जो हम लोगों ने सॉसेस की लिए। ठीक है। और फिर हम इसके अंदर जस्ट टू डेवलप द टेस्ट, इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए सिर्फ हम ये सॉसेस डाल रहे हैं।
ताकि चिकन का जो टेस्ट है, एक तो चिकन जूसी बने और हमारा चिकन जो है वो फ्लेवरफुल बने। अच्छा, बस दैट्स इट, मतलब ये That's it. इंग्रेडिएंट्स इसमें जी add होंगे? बिल्कुल, चिकन मिन्स के अंदर यही चीज़ें So ऐड simple. होंगी। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, ठीक कांटे की मदद से या जैसे भी आपको ठीक लगे स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, ताकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें बीच में डाले हुए हैं। अच्छा मरियम, मुझे ये तो बताएं, जी। आप माशाल्लाह इतनी मसरूफ़ रहती हैं, फूड पांडा पे आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो हेल्प कौन करता है आपके साथ फिर? मेरी हेल्प बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन करता है। अच्छा। और जो कि मेरे ब्रांड का नाम के साथ भी ऑफ कोर्स कनेक्टेड हैं, हाँ। और वो है मेरी मामा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जब मैं बिज़ी होती हूँ तो वो ही मेरा पीछे से फूड पांडा के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको प्रिपेयर करती हैं राइडर्स के साथ, उनको प्रॉपर पैक करती हैं, उनसे कम्युनिकेट करती हैं, जो भी सिस्टम होता है। अच्छा, ये शुरू आपने घर से ही किया था अपनी मामा के साथ फूड पांडा का? जी बिल्कुल, शेफ पे खुद को रजिस्टर करवाया था आपने? जी बिल्कुल। मैंने आइडिया किसका था, मम्मा का था या मरियम का था? आइडिया जो था वो हम दोनों का ही था। अच्छा। लेकिन जो नेम जो है, सजेशन जो थी, वो मेरी मामा की थी। अच्छा, कि मरियम एंड मामा, क्योंकि ये एक विमेन एम्पावरमेंट को भी शो करती है। बिल्कुल। और हमेशा मेरा ख्वाब ही यही है और मेरी मामा का भी ख्वाब यही है कि जितनी भी औरतें हैं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। Exactly, और उस बिल्कुल लिहाज से जो है होना उन्हें चाहिए। अपने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो फूड पांडा जो है वो बहुत एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। अपॉर्चुनिटी जी है, बिल्कुल। और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप जी, सबको बिल्कुल। कि आप अपने लिहाज से, अपने तरीके से जो भी आपकी बेस्ट रेसिपीज है आप उसको सामने लेकर आए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने चिकन मिन्स को रख दिया है साइड पे। ठीक है, अब आप इसकी डो रेडी कर रहे हैं। डो के लिए आपको 1 कप फ्लोर चाहिए होगा। ठीक है। उसके अंदर आप सॉल्ट टू टेस्ट डाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो आपकी डो है उसके अंदर आपको थोड़ा सा जायका आ जाए। सही। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, इसको हल्का सा हम लोग स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। और कुछ नहीं डलेगा बस इसमें? बस सिर्फ सॉल्ट डलेगी और उसके बाद हम इसका एक आटे की तरह जो है ना, एक डो आप रेडी कर डो रेडी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा लाइक स्टिफ हार्ड डो होनी चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट डो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, वो मैं बताऊंगी किस तरीके की होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा स्टिफ भी ना हो, क्योंकि जब हम इसको रोल आउट करेंगे तो रोल आउट की वजह से अगर वो ज़्यादा स्टिफ होगी तो वो फट जाएगी। अच्छा। बहुत ही सॉफ्ट होगी तो वो हैंडल नहीं होगी। तो नॉर्मल ही एक बैलेंस रखना है हमने डो के अंदर। जी अच्छा, मुझे आप ये बताएं मरियम, माशाल्लाह आपकी एजुकेशन भी चल रही है और साथ ही साथ आप फूड पांडा पे एज अ शेफ वहाँ पे भी आपकी मतलब जो आपका बिजनेस है आप वो भी रन कर रही हैं। जी। तो फिर कैसे आप ये हैंडल कर लेती हैं, मतलब बैलेंस कैसे रखा हुआ है आपने? ये तो बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ही टफ सवाल है। शुरू में बहुत मसला होता था। अच्छा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो सीख लिया हमने, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स मैंने ऐसे रखी हुई हैं कि जिसके अंदर मेरे पास वर्कलोड कम हो तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँ और घर आके फिर मैं ये सारी चीज़ें देख लूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम सारा। अच्छा चलो, अच्छा अब आप हाँ ये भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ना पानी शामिल करेंगे। ठीक है, अब आप ये डो रेडी कर रहे हैं? बिल्कुल, डो रेडी कर देंगे। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि आप डो बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी लें, पहले थोड़ा पानी डालें। ठीक है, सही है। अच्छा मरियम, अपने आउटलेट का भी नेम बता दें। आउटलेट का नेम जो है वो मरियम एंड मामा है। वो भी मरियम एंड मामा ही है? यस, आउटलेट का नेम मरियम एंड मामा है और उसी के थ्रू जो है सारे काम चलते हैं। ठीक है। होम शेफ पे भी मेरा जो ब्रांड नेम है वो मरियम एंड मामा है। होम शेफ पे हाँ भी जी। जो फूड पांडा पे है। तो मरियम कर रही है यहाँ पे अपना काम, वो डम्पलिंग के भी डो बना रही है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है आज हमारे किचन में। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है डम्पलिंग्स, लेकिन अच्छे बने हों तो अब टाइम हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि खाने के साथ साथ, रेसिपीज़ के साथ साथ हमें है आपकी सेहत का भी ख्याल। तो समझ तो गए होंगे अब आप। देखते रहे आन रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और हमारे होम शेफ्स किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से डम्पलिंग। मुझे तो बहुत इंतज़ार है, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा मुझे अफ्तार तक का, क्योंकि हमें अफ्तार में ही खाने को मिलेंगे। और अब बारी आ गई है
हेल्थ टिप्स ऑफ द डे क्या है, क्योंकि एक टिप नहीं होती, बहुत सारी टिप्स होती हैं। और आज का इशू बहुत ही ख़ास है जिस पे डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत आम बात है। अगर हम गौर करें अपनी फैमिलीज़ में, अगर हम देखें तो इस तरह के हमारे रिश्ते हैं, चाचा ताया, और अगर हम मामू या दूसरी खलाओं, दूसरी साइड पे भी रिश्ते देखें, ये तो करीब करीब के रिश्ते हैं। हमारे जो दोस्त अहबाब हो गए या आगे उनकी फैमिलीज़ हो गई, तो रिश्तों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। ज़रा सी कोई छोटी सी बात अगर हो जाए, छोटी सी भी, तो हम उसको इतना खींच लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, या दिलों में हम क्या कहें कि बस रख लेते हैं अपने दिल में, और या तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि मैं अपना वो बदला पूरा करूँगा। खैर, इस पर आज बात करेंगे, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ डिस्कस करेंगे, और मेरे भी बहुत सारे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछूँगी कि हम अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम ख़त्म करें, अपने रिलेशनशिप को मज़ीद कैसे अच्छा कर सकते हैं। और रमज़ान का महीना है, निफ्स रमज़ान गुजर चुका है, टाइम कम है, तो मेरा ख्याल में अब तो दिल में कुछ हो भी तो माफ़ कर देना चाहिए और ख़ुद पहल करें, आगे बढ़ें और अपने साथ दिल से लगा लें सबको। तो मैं वेलकम करूँगी कि वजाहत प्लीज़ आप आएँ और ज्वाइन करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम पहना है या पहले पहना है? बस ये आपको पता है डिजाइनर्स देते हैं, तजुर्बात हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे वैसे ये उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, लेकिन पहनने के बाद ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी फील आ रही है, अच्छा लग रहा है। और आपके ड्रेस के साथ भी जो है ना, ये एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन के साथ हम दोनों अच्छे होस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और माशाल्लाह से लग रहा है कि रमज़ान जो है वो आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रही हैं। लोग अमूमन जो है ना रमज़ान में थक जाते हैं और थकन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में थकन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और आप और एनर्जेटिक लग रही है, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, बस ये है कि माशाल्लाह यहाँ पे टाइम इतना अच्छा आप लोगों के साथ गुजरता है। हाँ। फिर जाके जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो फैमिली को देने की कोशिश करती हूं। माशाल्लाह फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए फैमिली से वही बात आ गई ना कि फैमिली जितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बढ़ जाती हैं, और हमारे रिश्ते की जो एक मजबूती होती है ना, ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर पड़ने लग गई है। अक्सर बड़ों के झगड़ों में बच्चों को मना कर दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाओ नहीं या बात ना करो। अच्छा, फिर बड़ों के रिश्तों में बच्चे बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, दिल उनका खराब हो जाता है ना, कि बात कुछ होती नहीं है, उनको अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। सही बात। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा रखते हैं, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ सालों सालों चल रही होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा स्मूथ चल रही हों, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस तरह हर सड़क पे एक स्पीड ब्रेकर आता है, सीधा रिश्तों में भी जो है वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और वहाँ पे नाराज़गियाँ होती हैं। और कहते हैं ना कि नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ पे ज़रा सी अपनाइयत हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, बिल्कुल, और अपनों में ही होता है वजहात ये सब। बिल्कुल, नाराज आप उसी से होंगे ना जिसका आपको मान होता है कि ये मुझे मनाएगा, ठीक है ना, ये मेरे साथ सॉरी करेगा, या कभी मेरी गलती है तो मैं जाके सॉरी करूंगा। तो मैं ये चाह रहा था कि कल भी एक इंस्टाग्राम पे मैसेज मेरे पास अलग से आया हुआ था कि डॉक्टर साहब आप बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो मैंने कहा ये बात अच्छी है, क्योंकि ईद भी आने वाली है। खैर अभी तो आधा रमजान भी नहीं गुजरे, लेकिन कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ईद से पहले हम ये चाहते हैं आज के इस छोटे से सेगमेंट के थ्रू कि आपके अतराफ में जो लोग आपसे नाराज हैं, जो लोग आपसे खाइफ हैं, या आप किसी से खाइफ हैं, तो प्लीज़ उसको आप डेड लॉक ना करें, बल्कि आपस में बैठें और बात करें ताकि दोस्तियाँ स्टार्ट हो। तो ये आज मैंने सोचा हुआ था जनाब। तो वजह देखिए, अक्सर ये भी होता है ना कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने बात ही नहीं करनी, हमने बैठना ही नहीं है। मैंने अक्सर ऐसा भी देखा है बहुत सारे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके छोटे से एक झगड़े को बहुत बड़ा बना देते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि आग लगाने वाले, मतलब वो और उसमें बातों को डालते हैं, और इधर की बात उधर करना, जो कि बहुत गलत बात है। और सुनी सुनाई बात पे यकीन भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आप खुद ना सुने उस बात को। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर वो खुद ही इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो फिर क्या होगा? देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर तुम खुद बात नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है। और जो और कोई बात करता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं करता, वो अच्छे तरीके से बात नहीं करता। बात होती है इतनी सी, और वो बात जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि और बात चेंज हो जाती है। तो अगर आपका रिश्ता किसी के साथ, अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से कैसे ख़त्म किया जाए, रिश्तेदारों में, बहनों में, भाइयों में। यहाँ तक कि आपने जो बात की ना, मुझे उससे एक मेरे फ्रेंड याद आ गए
कि वो दो चचा और मेरे दोस्त के वालिद थे, तो वो दोनों की आपस में किसी बात पे लड़ाई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी मना किया हुआ था। अच्छा। और यहाँ तक कि हम सब एक ही गली में रहते थे, और जब हम नमाज पढ़ने जा रहे होते थे, आ रहे होते तो उनके कजन्स मिलते थे, तो उन्होंने कहा हुआ था कि इनसे को तुमने सलाम भी नहीं करना है। अच्छा। और वो बच्चे तो बच्चे थे, हम लोग उन्हें हमें तो क्रिकेट खेलनी होती थी। मतलब उनको तो जो भी कहेंगे बड़े तो फिर वो तो वैसे ही करेंगे, उनको तो समझ नहीं है मेरा ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्या है, उनको तो मोहब्बत चाहिए, मज़ा चाहिए। तो आप देखें कि बड़ों की छोटी सी हरदर्मी की वजह से आपके बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, और फिर बच्चे भी वही सीखेंगे बड़े होके। तो पहला ये है हमारा, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँ कि अगर आपका रिश्ता इतना करीबी नहीं है, सही, ठीक है, अगर आप दूर का रिश्ता है, आपको लगता है कि इसके बगैर रहा जा सकता है, तो आप उस मसले को, लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं। पहला जुमला यही है कि अवॉइड करें, आप उससे ना पढ़ें। कुछ अरसे के बाद जब वो गर्मा गर्मी कम हो जाए तो फिर किसी तीसरे पर्सन की थ्रू उस पर बात की जा सकती है। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि मेरी अगर आपकी लड़ाई हो रही है और हम एक फर्ज करें लड़ाई हो रही है कि 6:45 पे रोजा है, आप कह रही नहीं डॉक्टर साहब 6:47 पे, बिल्कुल, अब मामला गर्म हो सकता है, ये छोटी सी मिसाल है। तो हम क्या करें, हम बोले अच्छा हो सकता है आप ठीक हो, हाँ, और आप बोले हो सकता है डॉक्टर साहब आप ठीक हो। सही। जब मुझे भी नहीं पता, जब आपको भी नहीं पता, तो फिर क्या पता है? फिर पता ये है कि भाई हमें नहीं पता तो लड़ाई करना बेकार है लड़ाई करना। ये अवॉइड करने से कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो आधे लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम तो वजाहत उसको इतना बढ़ाते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे पता है, मैं सही हूँ और मैं सब जानता हूँ और आप गलत हो। हालांकि हमें उस टाइम चाहिए कि हम दूसरे को भी देखें, उसका भी पर्सपेक्टिव देखें, या उसको हम समझने की कोशिश करें। अगर हम जिस तरह खुद को सही कह रहे हैं जी, तो हम उसको भी देखें। मेरे ख्याल में फिर मसला इतना नहीं बिगड़ेगा। मसला हल नहीं। देखो ये सारी बातें जो है ना सेल्फ स्टीम से होती हैं। अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई, आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो आपको हारने में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कह रहा है कि ये ठीक है, वो कह रहा है नहीं ये ठीक है, आप बोले ठीक है, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। मामले को अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का जब वर्ड आता है तो हम पाकिस्तानी ये समझते हैं शायद हम हार रहे हैं, हाँ, या झुक रहे हैं हम, चाहे हम, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और एकोमोडेट करने के लिए आपको अपना आप देना पड़ता है हमारा, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप अपने आप को दें। जैसे कि कोई बात हम दोनों में ठन गई है और हमें लगता है कि हम दोनों सही हैं, तो एक अगर शख्स चाहेगा वो उस रिश्ते की नौयत को देखेगा कि ये मेरा दोस्त है, दोस्ती तो ख़राब ना करे ना, कुलीग है मेरा, तो बेहतर यही कि अच्छा डॉक्टर साहब आप कर लें, जो आप चाह रहे हैं वो कर ले, कोई मतलब नहीं। मतलब 30% कंप्रोमाइज मैंने कर लिया, 70% कभी कभी आपने कर लिया, जिससे क्या होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट बच रहा होता है। ठीक है वजाहत, बात तो बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि शायद ना ये टाइम काफ़ी कम है इस गुफ्तगू को जारी रखने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात की वजाहत ने, क्योंकि जहाँ मोहब्बत के रिश्ते होते हैं तो वहाँ सॉरी कह देने में कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, सॉरी कह दें, क्योंकि मोहब्बत है ना, उसको भी तो बचाना है। और देख लेते हैं कि मरियम ने, वाह बेहतरीन माशाल्लाह। मरियम, आप ज़रा बताएं आपने क्या किया, हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रा अपनी रेसिपी शेयर करें। आपने इसको स्टीम किया है? जी बिल्कुल, ये स्टीम डम्पलिंग्स थे। ठीक है। और इसकी मैंने जैसे बताया था कि डो जो है वो नरम गूंदेंगे। नरम डो गूंद के जो है फिर हम उसके, आपके पास कटर हो या ग्लास हो तो इस साइज़ का या इससे बड़ा, जैसे भी आपको सही लगे, आपको कितने बड़े साइज़ के डम्पलिंग्स चाहिए, सही वैसे आप इसको कट कर लीजिए। जैसे भी शेप देना चाहें, जैसे भी शेप देना चाहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर आप उसको डी के साथ बना लें और कांटे की मदद से आप उसको चिपका लें, या एक कटर भी आता है जो डी कटर होता है, उसके अंदर रखें और उसको बंद कर दें। अच्छा, टाइम कितना है, कितने मतलब स्टीमिंग टाइम जो है इसका वो कितना है? स्टीम टाइम 10 to 12 मिनट्स के अंदर बन जाएगा। अच्छा, 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12 मिनट्स, यस। सही। और ये साथ में चिली ऑयल है जो आपने बनाया? ये चिली ऑयल सॉस है। और इसको कैसे बनाया, इसके भी आप इंग्रेडिएंट्स बता दें। बिल्कुल, इसके लिए आप जो है वो ऑयल गरम करें पैन में, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून जो है क्रश चिली डालें, या 5 टेबल स्पून डाल लें आप उसके लिहाज से, ठीक है, क्योंकि थोड़ी स्पाइसी बनती है। तो हाफ कप ऑयल लेंगे, 5 टेबल स्पून उसके अंदर आप क्रश चिली डालेंगे, वो थोड़ी सी हल्की आंच पे वो पकेगी। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी उसकी, उसके अंदर आप डाल दें 5 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, 5 टेबल स्पून ऑफ चिली सॉस, 5 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, और उसी को हल्की सिमर करते रहें। और जब तक वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, उसके अंदर फ्लेवर इन्फ्यूज नहीं कर जाता, तब तक आप उसको पकाते रहें, क्योंकि ये थोड़ी सी टैंगी
मैगी भी होगी और सॉस भी होगी और चिली सॉस को थोड़ा सा और स्पाइसी हिट दे देगा। ओके, जबरदस्त। और ये स्पेशल सॉस है डम्पलिंग के साथ, डम्पलिंग का मजा इस सॉस के साथ बिल्कुल। आएगा। वंस अगेन मरियम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने एक बेहतरीन रेसिपी अपनी शेयर की हमारे साथ। दुआ यही है कि आपका जो भी एम है, ड्रीम है अपने बिजनेस को लेके, या जो भी आप स्टडी कर रही हैं, मालिक आपको उसमें बहुत कामयाबी Thank you नसीब so करे और much, आसानियाँ फरमाए बहुत आपके खुशी लिए। हुई और आपसे खुश रहें मिलके आप, भी। बहुत Thank खुश you, आप भी रहें। खुश मुझे भी रहें। बहुत अच्छा लगा। और नाजरीन, देखा आपने, हमारा मकसद यही होता है कि होम शेफ्स आएँ यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करें, और अब तक इतने बेहतरीन होम शेफ़ आ चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह, वेल एजुकेटेड, और जो भी उनकी लाइफ जर्नी है, किस हालात से वो गुजरे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने जानी कि उन्होंने हार नहीं मानी कभी, वो लगे रहे। और ज़िंदगी का मतलब ही यही है कि हार नहीं मानना। तो अब वक्त हो गया है ब्रेक का। दिल तो नहीं करता, लेकिन ब्रेक लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट के साथ। अब तो आपको वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अब वक्त हो गया है झटपट रेसिपी का, झटपट सेगमेंट का, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ झटपट रेसिपी, वही अपने किचन में जाके। और वैसे इस किचन में माशाल्लाह से जो हमारे होम शेफ्स आ रहे हैं, वो भी इतनी बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं कि मुझे वो भी कहीं ना कहीं झटपट ही लगती है। और जो मैं भी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा कि क्या आपने कौन कौन सी डिशेस ट्राई की हैं, क्या क्या रेसिपीज़ कोई आपने ट्राई की हैं जो हमारे होम शेफ्स ने अब तक शेयर की हैं, और कैसी लगी हैं आपको, या जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो उसका भी फीडबैक आप ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और आज भी बहुत एक झटपट सिंपल सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पॉकेट। बहुत सिंपल है। इसमें हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, और इसकी ख़ास बात यह है कि आप चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अपने लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से आप इसके पैकेट्स बना लें, इसको फ्रीज़ कर लें, आप निकालें, और बस इसको आप पकाएं, और आप मज़े के आपके जो रोल हैं या पॉकेट्स हैं, जिस तरह आप इसको, इवन सैंडविचेस में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसके सैंडविचेस भी आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन ली है, और इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। गार्लिक पाउडर, और साथ में है ये थोड़ा सा जिंजर पाउडर। अच्छा, ये है लाल मिर्च। ये आपके ऊपर है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप कम डालें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। काली मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी, देखें मैंने गलत बोल दिया, ये लाल मिर्च नहीं था, ये तंदूरी मसाला था। हो जाती हैं ऐसी ऐसी गलतियाँ सबसे ही होती हैं। तो ये मैंने ऐड किया था तंदूरी मसाला, और आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये है ऑरिगेनो, और नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। अच्छा, साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी सिरका। यहाँ पे मैं सिरका ऐड करती हूँ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ एक चीज़ और है जो अभी इसमें डलेगी, वो है ये क्रीम। अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने, अगर तो इसको फ्रीज़ करना है तो आप फिर क्या कीजिएगा कि इसको मिक्स करके, और अपनी फैमिली के हिसाब से आप पैक्स बना लें या बॉक्सेस बना लें, और इसे आप फ्रीज़ कर लें। लेकिन अगर आपने उसी टाइम या उसी दिन पकाना है, इफ्तार के लिए बनाना है आपने, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि आप इसको मैरिनेट तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम आप इसको लाजमी दीजिएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा इसका अच्छा आएगा, और फिर आप इसको पका लें। लेकिन अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी आप इसको पका सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर भी टेस्ट अच्छा ही आएगा इसका। और यहाँ पे अब इसकी मैं कुकिंग करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तो अभी इसकी कुकिंग कर रही हूँ, आप इसको अगर दे सकते हैं टाइम मैरिनेशन का तो दीजिएगा। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा ऑयल, क्योंकि डालडा आपको पता है कि
80 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है डालडा को। और डालडा की जो सबसे ख़ास बात यह है कि अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इवन कि अब भी अगर हम पुराने वक्तों में बहुत घरों में डालडा इस्तेमाल होता है, और अब भी अगर आजकल की जो जनरेशन है वो ये डालडा ऑयल यूज़ करे और हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं उनको टेस्ट कराएं उनकी ही रेसिपी में डालडा ऑयल यूज़ करके, तो यकीनन यही कहेंगी कि ये बिल्कुल वही जायका है जो उस वक़्त था और अभी भी वही जायका है। तो इसलिए जहाँ डालडा वहाँ मामता। और इस तरह से इसको हम पका लेंगे। अच्छा, फटाफट झटपट बन जाते हैं क्योंकि जूलियन कटिंग हुई हुई है, चिकन फिले यहाँ पे लिया है। और एक और मज़े की बात बताती हूँ कि अगर इन केस आप कहते हैं नहीं हमने रोल नहीं खाना या सैंडविच वगैरह में नहीं खाना, तो आप इसको नॉर्मली जो 12 पीस मुर्गी होती है, आप यही सेम रेसिपी उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि खैर इसमें इतना जैसे मसाला नहीं होगा, ड्राई बनती है, लेकिन आप बनाइएगा ज़रूर और उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, या स्लाइस के साथ कर लें, पीटा ब्रेड के साथ आप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ घर में और मसाला लगा के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स देखें ऐसा होता है कि मसरूफियात होती हैं या अचानक से कोई मेहमान जब आ जाते हैं तो एकदम से घबराहट हो जाती है कि क्या करें हम ना। तो अक्सर घरों में कुछ ना कुछ फ्रीज़र में रखा हुआ होना चाहिए हमें, कि जैसे ही मेहमान आ गए हैं तो हम निकालें और उनके लिए मज़े की चीज़ें बनाएं। अच्छा, अब ये यहाँ पे पक रहा है, बहुत जल्दी पक जाएगा। जब तक मैं साथ में आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये देखें, नॉर्मली जो पीटा ब्रेड होते हैं ये आप ले लें, इसको आप हल्का सा ऑयल डाल के, ज़्यादा नहीं, इसे आप सेक लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इसको कट कीजिएगा और इस तरह से ये इसकी पॉकेट बन जाएगी। ठीक है, ऐसे आपने पॉकेट बना लेनी है। यहाँ पे है बारबेक्यू सॉस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेयोनीज़ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्याज है, सलाद पत्ता है, खीरा है। आप चाहें तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स आप ऐड कर सकते हैं, हैलापिनो ऐड कर सकते हैं आप, और एक पिकल जर्किन्स आते हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद तो वो आप ना ऐड करें इसमें। सॉसेस भी आपके ऊपर हैं, अपनी कोई सॉस बना लें, आप इसमें ऐड कर लें। बस एक आइडिया है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आपके खानों में, आपके अफ्तार दस्तरखान में मज़ीद उन रेसिपीज़ में जायका लज़्ज़त आए, कोई नई वेरिएशन आए और आप उसको बनाएं, अपने अफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं आप उसको, और घर वालों से दाद लें। अच्छा लगता है जब घर वाले तारीफ़ करते हैं ना, बहुत खुशी होती है कि हाँ ये तो बहुत मज़े का बना है, और सारे दिन की जो थकन होती है ना वो उतर जाती है। यही एक क्या बोलें कि माशाल्लाह आजकल तो यंगस्टर्स भी, मर्द हजरात भी घर में खाना बनाते हैं, बच्चे भी, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं, और इतनी बेहतरीन वो खाने बनाते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं। क्योंकि अब ये इंटरेस्ट जो है सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं, मर्दों में भी काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कुकिंग करने का। तो जब उनकी भी तारीफ़ होती है, और वैसे भी करनी भी चाहिए दिल रखने के लिए, शुरू में उससे दिल बड़ा होता है और आपका दिल करता है और बनाने का। और ऐसे ही आप सीखते हैं, जब आप बनाते रहते हैं तो आपको फ्लेवर्स की समझ आने लग जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या किस तरीके से करना है, पहले क्या चीज़ डलेगी। सारा खेल मसालों का है इसमें, मतलब हेरा फेरी है मसालों की। तो जो अच्छी तरह जान जाए उस हेरा फेरी को, तो बस फिर आप उन्हीं मसालों को आगे पीछे इस्तेमाल करके नए जायके निकाल सकते हैं। अच्छा, जब तक ये पक रहा है मैं यहाँ पे इसको असेंबल करना शुरू करती हूँ। एक मैं कर देती हूँ आपके सामने इस तरह से, बारबेक्यू सॉस है और मेयोनीज़, ये मैं लगाऊंगी। सबसे पहले मैं बारबेक्यू लगा लेती हूँ इस तरह से। मुझे बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं तो कहती हूँ हर चीज़ के साथ बस मुझे बारबेक्यू सॉस मिल जाए, बस पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ के साथ बारबेक्यू सॉस मेरी कोशिश होती है कि मुझे चाहे सैंडविचेज़ हों, रोल हों, बर्गर हों, बारबेक्यू सॉस मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से ये आपने लगा लिया बारबेक्यू सॉस, और अब यहाँ पे लगा ले। अच्छा, मैं इसको भी देख लूँ, चिकन को ना भूल जाइएगा, अगर साथ साथ आप दोनों काम कर रहे हैं तो अपना ध्यान दोनों चीज़ों पे रखिएगा। और ये है मेयोनीज़, ये भी मैं लगा लेती हूँ।
अच्छा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बच्चे तो क्या बड़े भी पसंद करेंगे। मैं अक्सर घर में इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ और बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। इवन जो मेरे घर में गेस्ट आ रहे होते हैं तो मैं उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, तो बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और बस यही होता है कि कुछ नया करें, अपने मेहमानों के लिए भी नई डिशेस बनाएं, नई रेसिपीज़ ट्राई करें। तो फिर जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी तारीफ़ जब होती है ना, पता चलता है कि हाँ, हमें पता लगा था वो फ़लाँ आए थे आपके घर, तो हमारी मुलाकात हुई थी उनसे और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपके खानों की कि क्या बेहतरीन खाने बनाए हुए थे। तो बस दिल खुश हो जाता है। भले सामने ना करें तारीफ़ मुँह पे, लेकिन मुँह पे भी करनी चाहिए, बोल देना चाहिए। अच्छा जी, अब ये रेडी है, तैयार हो चुका है। ठीक है, ये भी रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का मैं काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से। ये देखें, इस तरह से बेचारे की थोड़ी हालत बुरी हो गई है पॉकेट की, कोई बात नहीं, नेचुरल है, क्या कर सकते हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस तरह से, अच्छा मैं पहले चिकन ऐड कर लेती हूँ इसमें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। ये देखें, और देखें इस कितनी अच्छी एक फुल फिलिंग है, एक फुल मील है इसमें, प्रोटीन भी है। और देखें सब्जियां भी हैं, आपको चिकन भी मिल रही है इसमें, वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं आपको इसमें। और इसके अलावा यही बोलूँगी, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अभी आपका बड़ा एक फेवरेट सेगमेंट चल रहा था, लेकिन उसके बाद बारी है एक और आपके फेवरेट सेगमेंट की, जिसका हम सबको और आपको भी होता है बेसब्री से इंतज़ार। अच्छा, आपको बड़ा, इनको बड़ा पता है कि सेगमेंट का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। भाई ये कैसे आपको पता चल रहा है आजकल, ये तो बताएं। वजाहत मुझे इस तरह पता चल रहा है कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, मुझे जो फीडबैक मिल रहा है हमारे व्यूवर्स का, वो बहुत पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल वो हमारे पूरे प्रोग्राम को ही बहुत पसंद कर रहे हैं, सारे सेगमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। इवन आपका जो सेगमेंट है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जो हेल्थ टिप्स आप शेयर करते हैं उनके साथ। बिल्कुल। और जी हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन बात सच है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है, आप अप्रिशिएट करते हैं हमें। उसके साथ साथ अगर सजेशन भी है तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। बिल्कुल हमें बताएं, हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और जब आप लोग बताएंगे तो हम आपके बिल्कुल मयार के मुताबिक उस चीज़ को लाएंगे, तो शायद लोग जो हैं वो और पसंद करें। तो बस यही है कि कोशिश तो करते रहेंगे हम वजाहत को बेहतर बनाने की। तो आज जो हम जो सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये एक्चुअली ये मेरा भी बड़ा अच्छा फेवरेट सेगमेंट है। हम एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और बात करते हैं उनके बारे में, जनाब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह रमज़ान गुजारे हैं। तो शायद टाइम वेस्ट किए बगैर हम बुला लेते हैं आज जो हमारे साथ एक्ट्रेस हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी काम स्टार्ट किया है 2-2.5 साल पहले, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी एक्टिंग मैंने देखी है। भाई नहीं, अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और सबसे खास बात कि सूरत के साथ साथ सीरत की भी बहुत अच्छी है। और वजहत एक चीज़ जो मैंने उनके बारे में सुनी है कि उनको जानवरों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। मतलब इससे जाहिर होता है कि उनका दिल बहुत नरम है, बहुत केयरिंग है जनाब। तो फिर केयरिंग आर्टिस्ट को हम बुला लेते हैं। जनाब हमारे साथ हैं आज तूबा अनवर। प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। जनाब अब बात कर।
जी, तो कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रांसमिशन? अब आप लोगों ने जब मुझे बीच में बिठा दिया तो मैं ही शुरू करती हूँ। ये तो हाँ मुझे ऐसे लगा आते इन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया, ये तो उल्टा हो गया। आप लोगों की ट्रांसमिशन? जी बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है अभी तक तो। और माशाल्लाह। आप लोग की जो है बस आप लोग से सीखेंगे हम, और क्या। हाँ यही है कि हम आप लोगों से सीखेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। एंड डेफिनेटली आपके आने का बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला, नहीं। और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे चल रहे हैं रमज़ान, किस तरह की तैयारी है, क्या हो रहा है लाइफ में अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। थोड़ा बिजी ज़रूर चल रहा है क्योंकि मेरी शूट भी साथ साथ चल रही है, तो अच्छा, रमज़ान अच्छा। अपनी जगह है और साथ में काम भी चल रहा है। थोड़ा हेक्टिक ज़रूर हो जाता है लेकिन अच्छा है माशाल्लाह अच्छा से। है, ये तो माशाल्लाह, वैसे भी बरकतों का महीना है। सही बात है। और इसमें अच्छी तरीके से अच्छे इखलाक के साथ आप वक्त गुजारें, लोगों के साथ अच्छे रहें, इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की जनाब, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, रमज़ान का महीना सबकी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ करें आगे बढ़ के, अपने लिहाज से हर कोई किसी की कोई हेल्प कर रहा होता है या हर कोई इबादतों में मसरूफ़ होता है। आप अपना रमज़ान वैसे कैसे गुजारती हैं? कोशिश ये होती है कि सबसे पहले दूसरों की मदद करने से भी पहले आप अपने आप की मदद करें और आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं रमज़ान में, हम भी काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली मेरी कोशिश ये होती है कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे इस महीने में, और मैं कोशिश करूं कि मैं सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करूं, अपना टेम्परमेंट कंट्रोल करूं, या अगर मैं किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूं। तो सबसे पहले तो वहां से शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद फिर आप जाते हैं कि आप किसी की, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप मदद करें। आप किसी भी तरह, जिस भी तरह आप सामने वाले को हौसला दे सकते हैं। कभी कभी सिर्फ अल्फाजों से भी मदद हो जाती है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। तो बस कोशिश छोटी मोटी चलती रहती है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आपने बहुत अच्छी बात की तुबा जी कि मतलब खुद से शुरू करना चाहिए, पहले बेशक। खुद से शुरू करें तो आसपास सब कुछ सही होने लग जाता है। सही बात है। अच्छा रमज़ान जब आते हैं वो कौन सी चीज़ है खाने के अलावा जो आप सबसे पहले कहती हैं कि ये इसको तर्क करना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे कोई गुस्सा होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप रमज़ान में कॉन्शियसली एफर्ट करती हैं कि ये अच्छा, नहीं मेरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में, वैसे मैं इतना कोई गुस्से की तेज़ हूँ नहीं, तो ये नहीं होता कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूँ हाँ, या कुछ करूँ, ये तो लेकिन blessing है आपके लिए। हाँ मुझे बहुत, मैं इंतहाई पेशेंट किस्म की लड़कियों, मुझे बिल्कुल भी जो है ना गुस्सा, मतलब मुझे कोई कुछ भी कह के चला जाए तो मैं बर्दाश्त की कुव्वत बहुत है मेरे में। जबरदस्त, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करते हैं। वैसे कोशिश ये होती है कि रमज़ान में हम किसी के बारे में कुछ गलत बात, कभी कभी हम इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली, एक आदत होती है कि किसी दो लोग बैठे तो आपस में कर गुफ्तगू जाते शुरू हो हैं जाती है। बात, वाकई तो में। कोशिश ये होती है कि किसी के ऊपर बात ना की जाए, अपने आप को बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। बल्कि किसी के पीछे कभी गलत बात हो जाए, ग़ीबतकारी हो जाए रोज़े में, तो बिला मतलब और आपकी इंटेंशन नहीं भी हो हाँ जी। तो बेहतर ये है कि आप किसी और को देखने के बजाय अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चले आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करती हैं तो ये बताएं किचन में क्या करती हैं आप? किचन में फैमिली के किचन में। साथ जरा ये बता। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा, इतना मेरा किचन डिपार्टमेंट मेरा है नहीं। अच्छा। और घर में भी ये है कि क्योंकि मैं अपने घर में सबसे यंगेस्ट हूँ, माशाल्लाह। तो अच्छा, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह। जो है वो लाडली तो शदीद हूँ मैं अपने घर अच्छा। में, और बहुत पैम्पर्ड भी हूँ और मेरा बड़ा माशाल्लाह। ख्याल रखा जाता है। माशाल्लाह। तो कभी कभी होता है कि मैं अगर किचन में जाऊंगी तो कुछ करके जरूर निकलती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ गंदा बना। करके निकली। मतलब क्या करके निकलती है ये भी बता किचन दें। में जाती है बहरे कहती मैं है बर्तन रख कर आ जाती हूँ। ओह, सबसे बड़ा काम, ये भी बड़ा जी, काम है। ये वही बर्तन लोग रख कर हैं, आ ये वही लोग हैं जो काम करने जाते हैं ना तो दूसरा कहता है रहने दो हम कर लेंगे। नहीं, लेकिन ये कि कभी कभी कुछ अगर मेरा मूड होता है तो मैं जरूर बना लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मेरा किचन से ऐसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सीधा सीधा रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है कि कोई ला के मुझे दे देता है तो मैं बहुत अच्छा खाना अच्छा जी, अच्छा। मैं बता देती हूँ। खाने के मामले में वैसे मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मतलब जायका होना चाहिए खाने में, और मैं बड़े खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ खानों पे बड़ा पर्टिकुलर रहते जी हैं। जी, हमें सब पता है आपके बारे में कि अच्छा, जब खाने की बात आई तो आपने कहा कि बस खाना अच्छा होना चाहिए, तो मैंने ये सुना है कि आपकी जो एल्डर सिस्टर है वो बहुत ही मजे का खाना बनाती बिल्कुल, हैं वो- और इतनी बड़ी बड़ी दावतें वो खुद ही हैंडल करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इनफैक्ट माय फादर, उनका भी इवेंट मैनेजमेंट और केटरिंग का बिजनेस हमेशा से रहा है। ओह। वाह, तो माशाल्लाह। हमारे यहाँ जायके पे और खाने पे बड़ा जोर होता
है। और ये होता है कि अगर खाना मतलब जैसे मैं अगर कहीं जाती हूँ दोस्तों के यहाँ, तो मैं इतना मुझे समझ नहीं आता, मैं उनको किस तरह ही बताऊँ कि नहीं मुझे खाना समझ नहीं आ रहा, और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, खुद भी होता है ना। तो मैं हर जगह जैसे खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे आदत है कि भाई ये अम्मी के हाथ का खाना इस तरह का होगा या मेरी बहन के हाथ का खाना इस तरह का होगा। मैं आपका सेगमेंट देख रही थी, वो भी एक होम शेफ हैं, राफिया नाम है उनका, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनका माशाल्लाह दस्तरखान जब हमारे घर लगता है तो फिर बहुत मजा आता है। फिर जो है रुतूबा है हर चीज पे हाथ साफ करती हैं। माशाल्लाह आप वही बात है कि आप बहुत फूडी हैं, फिर जिस तरह आपने बताया कि आपके घर में सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मुश्किल तो आती है कहीं जाओ तो आपको तो फौरन पता चल जाता होगा कि भाई इसमें ये चीज़ कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए थी, इस तरह। तो फिर आप दोस्तों को मतलब बोलती नहीं है, समझाती नहीं है प्यार से, या कह देना? नहीं, किसी को मैं इसलिए, क्योंकि देखें आई थिंक सब अपने हिसाब से बहुत मोहब्बत और खुलूस से आपके सामने दस्तरखान पेश कर रहे होते हैं या खाना बना रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब किसी का दिल आजारी करने का नहीं होता, या ये नहीं होता कि हम किसी को ऑफेंड करें, ये जज करने जाके। बिल्कुल, तो मैं उनको जज नहीं कर रही होती, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ मेरे जायके का स्टैंडर्ड यहाँ है, हाई है बहुत, लेकिन ये कि सब्र शुक्र के साथ सबको लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से लगता है कि आप इशारा कह दे के आ जाती होंगी कम से कम। नहीं, अच्छा था लेकिन ये कम था। नहीं, जहाँ पे इतनी अच्छी बात की तूबा जी ने, अक्सर देखें वही बात के अगले ने बहुत मोहब्बत से बनाया होता है, बिल्कुल उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई जरा सी हम बात कह देना कि और अच्छा हो सकता है, तो दिल टूट जाता है। बिल्कुल, तो और हमारा कुछ भी नहीं जाता। देखिए किसी के साथ अगर आप दो अच्छे बोल लेंगे, हाँ वो एक अलग बात है कि कोई मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू आके बहुत पूछ रहा हो तो ये दिल में सोचते हो कि बस अब तो अपनी बेइज्जती कराने आ गई हो। और अगले की बेइज्जती का मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें भी मैं बहुत ही जो है ना बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी बात पहुंचा देती हूँ। बेइज्जती तो खैर हो ही नहीं सकती। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी की दिल आजारी ना हो, इससे बढ़ के और क्या चीज़ है, और आपने उस पर बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया। अच्छा माशाल्लाह से आपकी और बहनें भी हैं, 3 बहनें और हैं गालिबन, हाँ, और आप छोटी हैं, तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती है और सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ? अच्छा मजे की बात यह है कि मेरी किसी के साथ ऐसा सच कोई लड़ाई नहीं होती। बचपन में ये जरूर था, जो मुझसे बड़ी है बहन, उससे मेरी इतनी बनती नहीं थी, क्योंकि वो हर बात जाके अम्मी को बता देती थी। अच्छा। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ बीच में कि अब सबसे ज्यादा गहरी अगर किसी से मेरी दोस्ती है तो वो उन्हीं से है। और वो अब यहाँ नहीं रहती, पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर रहती हैं वो, तो लेकिन उनके साथ मेरा ऐसा है कि हम एक दूसरे को, अच्छा अभी मैंने ये किया, और मतलब सांसों की खबरें जो होती हैं बहुत दे रहे होते हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों से सबसे बॉन्डिंग है, बहुत दोस्ती है। तो आप तो हैं भी सबसे यंगेस्ट वन, आप तो लाडली हैं, तो सब तो फिर आपके नखरे उठाते होंगे सारी बहनें? नहीं ऐसा नहीं है, इनफैक्ट अम्मी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं यंगेस्ट हूँ तो अम्मी हमेशा मेरे लिए कहा जाता था कि ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है। अम्मी ने बचपन से मुझे बोला ना, तो इसको कोई उसका मैंने नाजायज फायदा तो नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं नाजायज फायदा, ये जबान देखिए मैं भी साइकियाट्रिस्ट पकड़ लिया मैंने, थोड़ा बहुत वो होता है ना। तो होता ही है कि जैसे बहनें आती हैं तो वो सब अम्मी कह रही होती हैं आपने इसको बिगाड़ के रखा है सब जो है ना, आप इसको कुछ नहीं कहती हैं, आप इससे कहे ये करे ये करे ये करे। तो मैं कहती हूँ बस तुम लोग बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं, सोते रहो, बस जाते रहो। लेकिन वो भी एक प्यार का तरीका है उनका, जाहिर सी बात है। जितनी मेरी जो सारी बड़ी बहनें हैं वो हम लोग सब बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट मेरा, मैं समझती हूँ कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरा फैमिली यूनिट बहुत मुकम्मल और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, तो आप ये बताइए कि दोस्तों के बारे में आपकी क्या राय है? जब आपने अब पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। दोस्तों के बारे में ये राय है कि मेरा बड़ा लिमिटेड सर्कल है। अच्छा। और जो है वो बहुत क्लोज हैं, वो बिल्कुल उनको मैं फैमिली की तरह काउंट करती हूँ, जिसमें गानियाँ भी हैं बिल्कुल। बहुत बिल्कुल उनके, वो ये बात पता चल गया। और हमारी कोई 8 से 9 साल पुरानी दोस्ती है। और मतलब मुझे महसूस नहीं होता कि हम घर, मैं उनको अपनी बहन ही समझती हूँ, हमारा ऐसा ही है। अगर आपकी गानिया से 9 साल की दोस्ती तो इसकी आपकी कुव्वत बर्दाश्त तो बहुत होगी वैसे। ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूँ या आपकी है। मेरे ख्याल में हम दोनों बहुत सिंक हैं, तो हमें कभी हम बर्दाश्त वाला मेड फॉर ईच अदर, बिल्कुल ये वाला सीन है। तो वैसे क्योंकि फैमिली यूनिट इतना स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा दोस्तें नहीं है मेरी। अच्छा। बस ये एक गिन चुन के 2-3 ही दोस्त होंगी बाहर घर के, वरना हर चीज जो बात हुई वो घर में शेयर कर ली, बहनों से शेयर कर ली, अम्मी से शेयर कर ली।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, बाहर दोस्त भी अच्छी है और घर में बहनें भी अच्छी, बस जनाब फुल माशाल्लाह। केयर ही केयर मिल रही है। हाँ, बहुत लव तो बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाजी ऑन स्क्रीन तो आपको सब जानते हैं, आपका काम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप ऑफ स्क्रीन भी काम कर चुकी हैं, काफी काम Off-screen किया आपने। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 7 इयर्स तो जरा उसके बारे में भी मैंने बताया। काम किया है। मैंने स्टार्ट जियो से किया था और उस वक्त मैं एसोसिएट मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स थी। उसके बाद फिर मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स हुए, उसके बाद फिर ट्रांसमिशंस होती थी, लाइव प्रोग्रामिंग अच्छा। होती थी, उसके अंदर प्रोडक्शन में काम किया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसके मतलब इनिशियली मैं कंटेंट राइटर हूँ, वाह। मतलब मैंने शुरू से लिखा है, मुझे लिखने का अच्छा। हमेशा से शौक था, क्या बात। पढ़ाई का हमेशा से मेरा शौक रहा। अच्छा। तो लिखती थी इसी तरह ही। फिर एक दफ़ा मुझे पता चला कि यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ जाके अच्छा। ट्राई किया। तो बेसिकली मुझे एज अ कंटेंट राइटर ही अच्छा रखा गया अच्छा। था, माशाल्लाह, लिखने की वजह से ही मुझे रखा गया था। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, और अब भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रीलांस कहीं लिखूं या कोई बात करूं। तो हाँ, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया था। कंटेंट राइटर के दिखने को लोग कहते हैं, डॉक्टर की हैसियत से मैं जानती हूँ, थोड़े इंट्रोवर्टेड टाइप के लोग होते हैं, लोग कहते हैं ठीक हाँ। कि वो पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अचानक फिर एक्टिंग में आ जाना, मतलब बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाना, ये एहसास आपको कब हुआ कि अच्छा, मैं तो स्क्रीन पे भी काम कर सकती आप हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बाय नेचर आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं Right. बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट या बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग और ये सब मेरा इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा घर में रहना और वो वाली जो अच्छा। चीज़ होती है ना, अपने लोग अपनी उनके साथ दुनिया में, कंफर्टेबल ठीक, रहना। ठीक, ठीक। तो इंट्रोवर्ट तो मैं रही हूँ, लेकिन हाँ, ये स्विच इस तरह आया कि मुझे भी नहीं पता चला। मुझे लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी आपकी तरफ कुछ राहें खुद खोल देती हैं और आप उन पे चलना शुरू हो जाते हैं। सही शायद बात, अल्लाह सही। ताला ने ही आपके लिए एक बेशक, रास्ता सही बनाया बात, होता सही बात। है। तो एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी प्लान नहीं की थी और ना कभी ये मेरे दिमाग में था कि मैंने एक्टिंग करनी है। हालांकि आप यकीन अच्छा। करें कि जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी ऑफ स्क्रीन, तो सबसे पहले मेरे पास ये ऑफर थी कि आप कोई रोड शो स्टार्ट कर सकती हैं या अच्छा। आप कोई चीज़ होस्ट कर सकती हैं, कि यू हैव अ गुड फेस, आप क्यों नहीं करती? तो मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं करना। ऑन स्क्रीन का Okay. कभी रुझान नहीं था, अच्छा, तो दिल भी नहीं चाहता था, कोई वो भी नहीं थी कि एक अट्रैक्शन होती है ना कि हाँ चलो शौक मैं बस करूँ बच्चा, शौक। सही फिर बात है। मॉडलिंग की बेतहाशा आती रही, फिर आप ये कर लें वो कर लें, मतलब टाइम एंड अगेन बार बार ये ऑफर मेरे पास आती रही है, अच्छा, जिसको मैं अच्छा। रिजेक्ट करती रही हूँ। वाओ। लेकिन फिर बस वो फिर मैंने कुछ टाइम गैप लिया था कि अब मैं उस वक्त ऑफ स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कहीं ऑडिशन हो रहा है और एक प्रोडक्शन हाउस में सिक्स सिग्मा से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो वहाँ पे माशाल्लाह। मुझे एक खातून थी, उन्होंने कहा कि तुम आके एक दफ़ा ट्राई तो करो। तो मैंने सही। कहा चलो ट्राई तो करते हैं। सही। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। और मुझे यकीन था बहुत बुरा ऑडिशन हुआ है। मैं आई वाज श्योर कि ये तो बस मैं पता नहीं क्या, क्योंकि ऑन स्क्रीन किया ही नहीं ना, तो सही बात आइडिया है। नहीं। लेकिन कर क्या, आपने सोचा नहीं था, बस आपने कहा चलते हैं, देकर आते चलो हैं, ट्राई कर लेते हैं, ऐसी कोई देखी नई जाएगी। चीज, हाँ देखा जाएगा वो वाला। और कोई मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अच्छा। तो मैं घर आई, मैं सुकून से चिल, मैंने कहा कि बस हाँ, मैंने कहा तो वैसे भी नहीं काम होना तो है ये होना तो नहीं है, हाँ। जाके चुप करके सो जाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे 8 महीने बाद कॉल किया ओहो। कि इस तरह का अच्छा। एक हमारे पास एक रोल आया हुआ है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड होंगी। मैंने पूरा 1 महीना लिया सिर्फ सोचने में कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैं तो सही इतनी बात है। संजीदा मिजाज की हूँ और मैं कैसे कर सकती हूँ एक्टिंग, और मुझसे होगा नहीं। तो लेकिन फिर मेरे घर वालों ने और मेरी दोस्तों ने सबने कहा कि नहीं ट्राई तो करो, ट्राई करने में सही। क्या है। सही। तो बस वो ट्राई में ही हो गया। हो अरे गया। वाह, जबरदस्त। और कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर आपका वो अपना, जब आपने पहला अपना प्रोजेक्ट किया अच्छा, था? जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उस वक्त मेरी उम्मीद और मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बस डिसेंट जॉब कर लूँ, कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। ये था गोल उस वक्त, क्योंकि जाहिर है कोई मतलब एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था, सही तो बात कोई ये तो था नहीं कि हाँ ये भी आता है और वो भी आता है। हाँ। लेकिन कर करके अभी भी मैं समझती हूँ कि आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। Enjoy करती हूँ, और अच्छा। अब मैं समझती हूँ कि हाँ ये एक मेरे मैं लिए सही, है, ये चीज मेरे लिए मतलब है। अल्लाह ताला ने मुझे सही टाइम पे सही जगह पहुंचा दिया। वाह। तो मुझे ये जरूर लगता है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात देखें ना, हालात जो है वो खुद ही अल्लाह ताला खुद खुद ही बन जो जाते रास्ते हैं। बताते रहता है। हाँ, बस आपको नहीं आपने- पता होता, आपने सही प्लान बात नहीं है। किया होता। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लक का भी साथ रहा है आपके साथ इन चीज़ों में, या अभी आप प्योर मेहनत पे जा रही हैं? अच्छा, मेहनत तो 100% मेहनत पे जा रहे हैं। ठीक मतलब है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि मैंने चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, मैंने हर चीज़ के लिए, एक एक प्रमोशन के लिए, एक साल, एक प्रोजेक्ट पे मैंने मेहनत हमेशा की है। और मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी हूँ कि मैं जबरदस्त। ये ना करूँ। और बहुत अजीब सा लग रहा है कि अपने मुंह से ही बातें बतानी पड़ अच्छी रही बात है ना, ये तो आपको लेकिन बताना आई नो चाहिए। कि मैंने बहुत आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैंने और अल्लाह ताला जानता है कि मैंने बड़ी बहुत
अच्छे खुलूस के साथ और बहुत खुश नियति से जो है सारे काम करने की हमेशा कोशिश की। और फिर साथ जब आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां भी करता है और आपकी किस्मत भी खोलता है। बिल्कुल, और जो आपके लिए चीज नहीं होती ना वो आपके लिए साइड भी कर देता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला फिर मदद करता है जब आपकी नियत अच्छी होती है काम। बेशक, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तूबा जी जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि चीजें जो हैं वो मिल बांट के चल रही होती हैं। ये नहीं कि लेटे लेटे घर पे काम जनाब आपको कास्ट कर लिया जाएगा। नहीं, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और सवालात मेरे पास भी हैं, हमारा जी के पास भी हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इन्होंने खामोशी से आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। कौन से आर्टिकल्स है ये हम आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यू जस्ट स्टे विद अस, देखते रहिए आन। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब बात हो रही है तूबा अनवार से, जो कि बड़े मज़े की बातें बता रही हैं। कुछ बातें तो हमने इनकी निकाल ली हैं फैमिली वाली। तो अब हम पूछेंगे जी तूबा, माशाल्लाह से ये बात तो कोई शक नहीं है कि आप मल्टी टैलेंटेड है, ठीक, और आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो कुछ बताइए कि ये जो साइट है आपकी, ये कैसी चल रही है और कब आपको अंदाज़ा हुआ कि लिखना भी चाहिए? मैं जैसे आपको अभी बता रही थी, जब हमने काम के ऊपर बात शुरू की थी, तो एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट हमेशा रहा है और जो मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ है ही लिखना। लिखने को मैं समझती हूँ कि शायद अब मैं इतना कन्वर्स करने लगी हूँ लोगों से, तो मैं इतनी बात हम आपस में कर रहे हैं, वरना मैं लिख कर भेजने वाले लोगों में से हूँ। मतलब मैं आई कैन एक्सप्रेस बेटर जब मैं लिख रही हूँ। मैं लिख ज़्यादा बेहतर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बोलने से ज़्यादा, बात करने से ज़्यादा। तो बहुत शुरू से आई थिंक 8th या 7th ग्रेड से मैं लिख रही हूँ। अच्छा। और उस पहले मैं फ्रीलांस वेबसाइट्स के लिए लिख रही थी, उनके लिए कंटेंट लिखती थी। उसके बाद फिर जब ऑब्वियसली विद टाइम जब आप चीज़ें, मेरे अपने ओपिनियंस स्टार्ट हुए, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों या वुमेन राइट इश्यूज़ हों या किसी भी तरह के मामलात हों जो मुझे लगता है जिस पे मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ, तो मैंने उन इश्यूज़ पे फिर लिखना स्टार्ट किया। तो मुझे अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने भी आपके साथ काम किया आर्टिकल्स के हवाले से। आपको याद होगा वुमेन राइट्स के ऊपर बात की बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल था और बड़ी अच्छी थॉट थी आपकी कि उसमें से आप हमेशा से सोचती हैं। कोट लिया था। जी हाँ, कोट लिया था बिल्कुल। और आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि चले हम भी किसी चीज़ में वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है जनाब। अच्छा तूबा जी, आपने जो कैरेक्टर्स वगैरह किए हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो अच्छा ऐसा नहीं लगता आपको कि जब नेगेटिव कैरेक्टर्स आप कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर फिर वही नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं, उन्हीं की ऑफर्स आ रही होती हैं, और जारी बात है एक जैसे वो कहते हैं ना टाइप कास्ट आपको एक मिल रही है, हालांकि आप चाहते होगे कि मैं पॉजिटिव भी करूँ या और भी काफ़ी सारे रोल्स हैं मैं वो करूँ। तो अच्छा ये है कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर इक्वली किया। मैंने 4 ड्रामे मेरे ऑन एयर हो चुके। माशाल्लाह। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। लेकिन होता ये है क्योंकि नेगेटिव में काम करने का और परफॉर्मेंस मार्जिन इतना होता है तो वो आंख में नजर ज्यादा आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। मैं इसको ये बोलती हूँ, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक टाइपकास्ट की बात है तो बिल्कुल ऐसा हमारी इंडस्ट्री में होता है कि जब अगर आप बैक टू बैक नेगेटिव कैरेक्टर करना स्टार्ट कर दें तो आपको उसी रोल के लिए आपको डिफरेंट तरीके से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोडक्शन हाउसेस कहते हैं, क्योंकि हर इंसान नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए रेडी भी नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन ये बनना स्टार्ट हो जाता है कि पब्लिक आपको उस निगाह से देखना स्टार्ट कर देगी और फिर वो आपको समझती है कि शायद आप रियल लाइफ में भी ऐसे होंगे। हालांकि तो बिल्कुल मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो बच्चे मतलब मुश्किल होती है जिस तरह आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हैं, तो वो तो आपका काम है ना, आप एक एक्टर हैं, तो खूबी है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से निभा रही हैं जो कि आप नहीं मैं इस बात को ये समझती हूँ कि अगर आप एक नेगेटिव मैं हूँ या कोई भी अगर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है और उस पे आपको हेट मिल रहा है, इसका मतलब आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब यकीनन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोग आपको अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपने इतना अच्छा काम किया है कि आप अपने आप को मनवा रहे हैं। बहुत सही बात बोली, बिल्कुल। अच्छा इसमें एक और बात भी तो हो सकती है तूबा जी के आपको अगर एक और डायरेक्टर साइन करता है नेगेटिव रोल के लिए तो समहाउ ये भी तो कामयाबी की जमानत नहीं है कि उसने पहले पसंद किया है
तो कॉल कर रहा है था। इसका पॉजिटिव पहलू ये ही है, लेकिन हाँ मैं पर्सनली अपने लिए ये चीज़ समझती हूँ कि मैं अब जैसे अब मेरे जो अभी प्लेज आ रहे हैं उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, वो डिफरेंट कैरेक्टर ज़रूर हैं, लेकिन वो नेगेटिव मैं उसको किसी भी तरीके से नहीं बोलूँगी। तो मेरा पर्सनली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट और डाइवर्स कैरेक्टर्स करूँ, ये ना हो कि वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैं फंस जाऊँ। सही बात है। कैरेक्टर होना चाहिए, काम नजर आना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस मार्जिन और आपकी पर्सनैलिटी से भी अलग हो गए करके मजा है आपको। बिल्कुल। कभी आपने ये सोचा कि मैं कॉमेडी रोल भी करूंगी, कोई ऐसा रोल आया जैसे अच्छा, उछल मैंने कूद हो, एक जैसे ना- शरारतें हो, तो लगता है कि बिल्कुल फिट हो जाएगा या मेहनत करनी पड़ेगी? बड़े मजे की बात है, एक मैंने एक किया है मैंने अभी कैरेक्टर जो अरे। थोड़ा अच्छा। बड़ा कॉमेडी का है, और उसके ऊपर मैंने बड़ा सोचा, बड़ा अच्छा। टाइम लगाया था कि ये मैं इसके लिए फिट हूँ भी कि नहीं हूँ। आई होप कि वो अच्छा जाए। इंशाल्लाह। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश दुआएं की हैं, है, लेकिन इंशाल्लाह। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए नहीं हूँ। मुझे अच्छा, पर्सनली अच्छा। ऐसा लगता है कि मेरी अच्छा। शायद पर्सनैलिटी मतलब नहीं आपकी बैठ पाती। पर्सनैलिटी नहीं है इस तरह की, घर में ऐसे हंसी मजाक नहीं, छेड़म बहुत छाड़ी है, बहुत है, ऐसा नहीं है, बहुत अपने ज्यादा। लोगों में होंगी ना, अपने लोगों में शायद वो होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कॉमेडी की जो परफॉर्मेंस है ना, कॉमिक परफॉर्मेंस है, वो बहुत बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी डिफरेंट है, और जो लोग करते हैं वो अच्छा। आई थिंक सैल्यूट टू देम। बड़ी जान लगानी पड़ती है कॉमेडी या कॉमिक कैरेक्टर्स में, उसकी डिलीवरी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, ये मैं उसकी कहना हर चाह चीज रहा था। डिफरेंट होती टाइमिंग्स है हैं सारी, सही बात। बिल्कुल। लेकिन तुबा जी, मैं जो देखता हूँ बाहर के सिटकॉम्स भी देखते हैं हम लोग पाकिस्तान, कॉमेडी में जो है ना, वो अकेले आप कॉमेडी नहीं कर सकते जब तक आपके साथ पूरा ऑरा क्यों ना बना, वो सारे कैरेक्टर्स अपने अंदर बहुत जानदार हो। तो मुझे इसीलिए लगता है कि वो हाँ जी। थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। तो जो हमारे यहाँ कॉमेडियंस हैं और जो लोग कॉमिक करते रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत सही अच्छा बात। काम कर रहे हैं लोग। ठीक है जी, चले, ये तो इनकी बात कर ली हमने काम के हवाले से। अब थोड़ा सा एक और जाती जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। घबराए नहीं, पेट्स की बात, नहीं नहीं, पेट्स की बात, पेट्स की हमारी हल्की बात। फुल्की आपको बातें जो होती हैं। पूछ रहे हैं आप पूछे। मेरा तो वैसे मैं तो खुली किताब हूँ, मेरा तो कुछ घबराने का कुछ है ही नहीं मेरा। घबराना है ही नहीं। खैर, मुझे ये बताइए कि आपने सुना है, जाहिर सी बात है, आप जानवरों के मामले में, पेट्स के मामले में बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। इस बारे में बताएं, क्या क्या घर पे आपने पाला हुआ है? अच्छा, इसलिए हैं सॉफ्ट हार्टेड क्योंकि बचपन से चूजे, बत्तखें, चूजों से स्टार्ट किया। हाँ हाँ, वाकई चूजे, में वो रंग तो- बिरंगे चूजे आते थे। अम्मी अब्बू कहीं से लेकर आते थे, और फिर सही। बत्तखें बहुत पाली हैं मैंने, स्वान जितनी पाली हैं। अच्छा। बकरियां मैंने कौन सा जानवर नहीं। अच्छा, बकरियां भी, और क्या क्या आपने? और मतलब जैसे बकरीद मुर्गियां एक वगैरह? होता था, मुर्गियां। अच्छा, चूजे, आम लोगों के चूजे मर जाते थे, मेरे चूजे मुर्गे बन जाते थे। अरे ये अच्छी बात है, मैं बता रही हूँ, सही बात है। नॉर्मली आपने अगर नोटिस मैंने भी पाले, वो मर जाते बेचारे 2-4 हफ्ते वही में। है। हमने भी इसलिए पाले क्योंकि आप हैं। लोग सब बाजरा खिलाते हैं, बाजरा नहीं खिलाते उनको। अरे उनकी फीड होती है, आप जब उनको फीड देंगे तो वो नहीं मरेंगे, लेकिन अगर आप उनको बाजरा खिलाएंगे तो उनकी एक पोटली बनना स्टार्ट हो जाती है आगे, अगर आपने नोटिस किया बिल्कुल, हो बिल्कुल। यहाँ पे जी, जी, नीचे, जी, जी। और फिर वो ना उससे वो मर जाते हैं। तो मैं अच्छा। इनफैक्ट अभी भी लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज अगर आप लोग चूजे पाल रहे हैं तो अच्छा, मतलब उनको बाजरा मत डाइट खिलाएं। होती है जी, उनकी अलग से वो special diet आप ये वीडियो लॉग बनाए प्लीज, एक वीलॉग बना के ना बताएं, ये तो कितने चूजे बच जाएंगे मदद से। वैसे ही घरों बता में रही हूँ। चूजे आते हैं, हाँ। बच्चे इसीलिए वो हफ्ते लेकर भर आते में मर हैं। जाते हैं, क्योंकि उनको जनाब। हम बाजरा खिलाए जा रहे हैं, बाजरा उनको नहीं सूट करता। अच्छा। चलो भाई, ये बात तो तय हो गई, बाजरा खिलाएं प्लीज। और इससे तो ये मैंने खुद फिगर आउट किया वक्त के साथ, जब 2-3 लॉट मेरे मरे चूजों के, अच्छा। तो बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो फीड इनको खिलानी चाहिए। फिर मैंने बड़े चूजों को, मुर्गे बने और मुर्गियां बनी, फिर उनके लिए अच्छा। हमारे अब्बू ने, मुझे याद है बचपन में ना गांव से देसी मुर्गियां मंगवाई, फिर उनके अंडे हुए, फिर उनके वाह। बच्चे हुए, तो मैंने पूरी वाह। फार्मिंग की है। वाह जी, वाह। माशाल्लाह। ये बात तो बहुत ही अच्छी है। तो अब ये है कि अब मैं मुर्गियां नहीं रख सकती हूँ, और ये कि बत्तखें भी नहीं रख सकती हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है और गार्डन नहीं है कि मैं उसमें ये सब चीजें रखूँ। तो अब मैंने 2 बिल्लियां हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, अच्छा। और एक बिल्ली तो मतलब यकीन, मैं, आप लोग पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं, वो मेरे साथ समझ लें कि स्कूल के टाइम से है वो मेरे साथ, हम साथ बड़े हुए हैं literally। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है उनका, बताएं ना जरा। फेथ नाम है उनका। फेथ। फेथ। जबरदस्त। स्कूल के टाइम से आपके जी साथ है? जी जी अच्छा। फेथ नाम है उनका, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अब ये कि वो बहुत वीक हो गई हैं, तो उनका बहुत एक्स्ट्रा केयर होती है उनकी। या अल्लाह, या अल्लाह। वो घर में बुजुर्ग हैं, उनको हम बुजुर्ग कहते हैं। अच्छा। जी। सही बात है, बिल्ली की एज के हिसाब से तो वो बुजुर्ग ही बहुत होगी। काफी। एंड व्हाट अबाउट मकाओ?
उनका नाम सुल्तान है। अरे अच्छा, वाह जी सुल्तान वाह, नाम है क्या उनका। खूबसूरत नाम रखा है। सुल्तान। वो और मेरे अब्बू दो वाहिद मेल फिगर्स हैं घर के। और माशाल्लाह सब लड़कियां ही लड़कियां। बिल्लियां भी सारी जो है ना वो जाहिर सी बात है वो फीमेल है। अच्छा। तो वो वाहिद एक लड़का हमारे घर का है। तो उसका रोग है अच्छा, घर में? बताओ। बहुत, वो जो जब वो शोर मचाता है ना तो 2 गलियां दूर से लोग उसको देखने आते हैं। बिकॉज मकाओ बहुत लाउड होते हैं। लेकिन ये कि हाँ मेरे अब्बू मकाओ के साथ बहुत क्लोज हैं। मैं इतना ज्यादा उनके अंदर, क्योंकि वो बहुत लाउड है, मैं लाउड चीजों से और लोगों से और जगहों से जरा बचती हूँ, तो मुझे डर लगता है, जरा मेरा दिल हिल जाता है। अरे वाह, ये तो तो, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। वैसे ये कि अब एनिमल राइट्स पे हम क्योंकि बात कर रहे थे और जी। जानवरों पे बात कर रहे थे, तो ये तो घर के हैं। कोशिश ये होती है और मैं सबको सजेस्ट भी यही चीज़ करती हूँ कि आप अगर पेट रखते नहीं हैं तो आपकी गली में कुत्ते बिल्लियाँ ज़रूर होते हैं, सही उनका ख्याल वाकई में। रखें। और स्ट्रे एनिमल्स ऐसी होते हैं कि आपके घर में कोई भी चीज़ बची, चाहे वो रोटी के टुकड़े क्यों ना जी, हो, अगर सही आप बात। उनको वो भी दे देना वाकई तो में क्या पता उनके दिल से आपके लिए कुछ दुआ निकले। तो कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे जितने भी गली के वो कुत्ते हैं और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो सब मेरे पेट ही हैं। अरे अच्छा, वाह, सब बाहर बैठे रहते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह। तो ये भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता तो आपको यकीन है कि उनकी भी दुआएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लग ना रही लग हैं। रही होगी। वाकई। बिल्कुल। मुझे यकीन है, बिल्कुल। मतलब मेरी तो बेजुबान है। सीधी सीधी नीयत ये होती है कि यकीनन अगर क्या पता हम इनका करें तो अल्लाह ताला हम पे तरस खा के हमारी मुश्किल ये आसान बात करे। बिल्कुल सही ऐसा बात। ही है, बिल्कुल। तो कोशिश तो है, कोशिश चलती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा आप क्लोज किसके साथ हैं, मामा के साथ या बाबा के साथ? मतलब एक होता है ना कि ये नहीं बता सकते। दोनों मामा देख पापा रहे आप होंगे। दोनों ने देखना है दोनों और देख ये रहे वाला क्लिप तो जरूर देखना है कि किन के ये साथ है आप। दोनों देख रहे होंगे, बहुत मसाइल हो जाएंगे आप लोग क्यों ऐसी बात। प्लीज प्लीज अंकल आंटी पूरा शो देखना है पूरा। अब जी, देखना है सवाल दोबारा आपने। कीजिए आप। नहीं दोनों बहुत, दोनों से बहुत सबसे ज्यादा close है। लाडियां किसके साथ होती हैं, मामा के साथ या पापा के तो साथ? दोनों के साथ है वाकई में। ये देखो सियासत दोनों के में आ साथ गई। है। देखिए मैं हूँ एक्टर, आप लोग ज्यादा मुझे पुश ना करें। देखिए अंकल आंटी, ये बड़ा सियासी बयान आया है वाकई कि दोनों में। के साथ है, लेकिन वाकई थोड़ा सा देखिए झुकाव तो होगा किसी एक तरफ। अगर मैं अफसुर्दा हूँ और मेरा दिल बहुत सैड है या मैं परेशान हूँ तो शायद अम्मी मुझे गले लगा लें तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। और अगर बाप मेरे सर पे हाथ रख दे तो भी मेरी मुश्किल आसान हो बस जाती यही है। होता है, बिल्कुल। तो दोनों वो बैलेंस हैं कि मैं किसी एक को चूज करूंगी तो मैं अपने साथ ज्यादती कर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे दोनों की बहुत ज़रूरत है। और अब तो मेरा ये हाल है कि अब मैं वक्त के साथ और ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ी है तो मैं उनके साथ इतनी क्लोज हो गई हूँ कि कभी कभी एक घर के अंदर एक इमोशनल सेशन स्टार्ट होता है जिसके अंदर मैं बैठ के दोनों के सामने बैठी हुई रो रही होती हूँ कि आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं किधर, मतलब मैं अब उनके बगैर अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकती। क्योंकि वो मैं कहती हूँ कि माँ बाप आपको पहले तो आपको बर्थ देते हैं, वो आप उनके पैदा करते हैं और उसके बाद फिर ज़िंदगी में जब आपको ठोकर लगती है, आप परेशान होते हैं तो वो दोबारा आपको रीबर्थ देते हैं, वो आपको दोबारा आके संभालते हैं। आप दुनिया में कोई आपके साथ ना हो लेकिन आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं। सही बात है, बिल्कुल तो माँ बाप के मैं एक को चूज करना बहुत मुश्किल है यार। सही बात। मैं इसको इस तरह बोलूंगा कि डिपेंड करता है हालात के ऊपर। हाँ, ये भी कभी अम्मी अच्छी लग रही होती है, कभी पापा अच्छे लग रहे होते कभी हैं। कोई No बात doubt। माँ से की जाती है, हाँ, कोई बात बिल्कुल। पापा जाहिर के है साथ शेयर की क्योंकि मैं जाती है। यहाँ ये जरूर है क्योंकि मैं लड़की हूँ तो अम्मी से बात करना थोड़ा Easy आसान जरा ज्यादा होता है। मैं उनके पास जाके अपना जल्दी ज्यादा रोना गाना उनके साथ हो रहा होता है। और ये कि अब्बू को फिर हम मोटी मोटी चीजें बता देंगे सरफेस वाली। अब पापा से प्रैक्टिकल फायदे लेते होंगे, अम्मी से ज्यादा इमोशनल फायदे लेते होंगे। नहीं हमारे माय फादर इज वेरी इमोशनल क्योंकि अच्छा। उनकी 4 बेटियां हैं। सही बात। तो हमारे यहाँ जरा वो तो उनका इमोशंस का तो पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत इमोशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी नेक्स्ट पूरी फैमिली को बुला के इंटरव्यू करेंगे, इनकी भी बातें पता चलेगी जो नहीं बता रही है। जरूर पूछें। फिर मजा आएगा जब बैठे होंगे ना सब। हाँ, फिर पता चलेगा जरूर कितनी। पूछें। अच्छा, फादर के हवाले से बात की कि कुछ अर्से पहले हार्ट अटैक भी उनको हुआ था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। तो उस वक्त मुश्किल टाइम होगा आपके लिए जिंदगी में, जब ऐसे मुश्किल टाइम आए तो किस तरह निकली आप? उनका लास्ट ईयर उनका बाईपास हुआ था, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है और उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद हमें उसी वक्त पता चला कि उनका 90% ब्लॉकेज है। और 1 हफ्ते में ही बस हमने वो खड़े खड़े हमें डिसीजन लेना था कि इनको हर हाल में हमने ऑपरेट कराना है। और वो ये भी नहीं हो सकता था कि सिर्फ स्टंट डाल के, नहीं हो सकता था, बाईपास ही होना
ज़रूरी था। अच्छा। तो फिर बस मुझे लगता है कि क्योंकि सब बहनों की शादी हो गई है और अम्मी पापा के साथ मैं ही होती हूँ, तो वो लोग ना बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के वो लोग शायद उस तरह मुझे लगता है डिसीजन नहीं ले पाते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन मामलात में बड़ी ज़रा ना मैं सख्त हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, सही। ये तो बस इसी हफ्ते होना है, वरना अगर मैं इन लोगों पे छोड़ देती हूँ ना तो इनका होता है कोई बात नहीं बेटा, हम तो 2 महीने बाद देख लेंगे। जो माँ बाप का होता है उनको ये होता है कि बस हमारी औलादें ठीक रहें और हम तो हमारा तो कोई मसला नहीं, हमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ हमें तो कुछ है नहीं। तो मैंने उसमें बड़ा रॉक सॉलिड होकर मैंने कहा कि नहीं, ये तो होना है। बेटा नहीं, मैं आप मेरी अम्मी के सामने बात करेंगे ना, वो कहेंगे मेरी बेटियां हैं, मुझे बेटों की जरूरत नहीं, मेरी बेटियां हैं, बेटा बेटी कुछ नहीं है इसमें। तो कहते हैं कि बेटे की जरूरत ही नहीं है ना, बेटियां हैं मेरी। तो उसमें बहुत बहुत टफ टाइम था वो, और जाहिर है अपने वालिद को और जिनके साथ पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई, जिन्होंने बहुत बहुत किया मेरे लिए, उनको जब आप उस पर देखते हैं ना कि वो लेटे हुए हैं या उनको किसी की जरूरत पड़ रही है या हमारी जरूरत पड़ रही है, और वो हमें ना लिटरली बुला बुला के पूछते थे कि मेरी ये बेटी पास आ जाए या वो आ जाए। तो मतलब बहुत तकलीफ है उनको मैं उस हाल में इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मेरे माँ बाप किसी भी तरह हॉस्पिटलाइज हो या किसी तकलीफ कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन आप तो मैंने बहुत मैं उनके सामने कभी नहीं रोई, और मैं आज भी मेरी कोशिश होती है कि उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उन तक पहुंच जाए, लेकिन मैं उनके सामने कभी उनको महसूस ना हो कि मैं अंदर से कितना टूट रही हूँ। और उनके बाईपास के बाद मुझे याद है, लेकिन बहुत सख्त टाइम होगा, जाहिर बात है बाईपास वजाहत मतलब बहुत सख्त टाइम, बहुत तकलीफ वाला है कि ऑपरेट होते हैं और इसको कवर करने में भी बहुत टाइम लगता है। आफ्टर केयर भी बहुत ज्यादा, और हमें ना लोग बहुत वल्नरेबल इस पोजीशन में भी समझते हैं कि क्योंकि बेटियां हैं तो हॉस्पिटल में भाग दौड़ कौन करेगा, वाकई में, या कौन खड़ा कौन होगा, ये होगा। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मेरे कजिन जरूर थे जिन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया, हर चीज किया, लेकिन हम रॉक सॉलिड है। हमें कोई, हम इसमें जेंडर में जाते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि बस हम खड़े हैं, हमारा बाप है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा तूबा जी, उन्हीं दिनों में हमने सुना कि आपकी वालिदा के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो घर पे थी और मतलब उसी टाइम पे जब इनके फादर की सिचुएशन आई थिंक अ लॉट वाज गोइंग ऑन। अब आप मुझे बता रही हैं तो मुझे आ रहा है एक साथ इतना कुछ चल रहा था। मैं बताती हूँ कि वो गैस का आपको पता है यहाँ पे इशू चल रहा है। तो एक दिन हमारे यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही थी, उन्होंने चूल्हा खोला है और सिलेंडर मतलब एकदम एक आग का ना क्या कहते हैं, हाँ मतलब शोला सा जिस तरह एकदम से भड़कती है लिटरली, तो उसमें उनका पूरा ये हाथ जल गया और उनकी पलकें जल गई, और मैं बाहर थी, मैं घर पे नहीं थी। और जब मैं घर आई हूँ तो मैं तो हैरान और परेशान, और वो इतना रो रही हैं और वो मेरे साथ हॉस्पिटल भी नहीं जा रही। मैं कह रही हूँ अरे आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले, उनको हम पकड़ के कैसे भी करके हॉस्पिटल लेकर गए, उनका पूरा इलाज हुआ। अब तो शी इज क्वाइट बेटर, लेकिन वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, इतनी ज्यादा कि अभी भी वो कहती है मैं चूल्हा खोलती हूँ ना तो मैं 2 स्टेप पीछे लेकर फिर खोल रही हूँ। तो ये सारे वाकयात एक ही आगे पीछे, तो आपका तो इमोशनली जो है वो बिल्कुल एक टर्बुलेंस ही आ गई होगी। इतनी कि आप सोच नहीं सकते। मैं वैसे भी मैं बहुत सुपर सेंसिटिव हूँ, और अब ये जो चंद लोग हैं ना, इनको मेरा दिल चाहता है कि एक कमरे में मैं इनको बंद करूँ और बस मैं इनको देखती रहूँ, ये लोग कहीं ना जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेशियस है मेरे। कभी बैठ के रोना आया किसी बात पे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और जनाब जज्बाती हो गई है? लेकिन ये मैंने किसी के सामने नहीं किया, ये मैंने किसी के सामने नहीं है, मैंने अकेले बहुत किया है। और मैं बहुत इस पूरे पीरियड में मैं बहुत टूटी हूँ। पिछले साल मेरा बड़ा मुश्किल साल गुजरा इमोशनली, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की और मेरे माँ बाप की दुआओं ने मेरी बड़ी मदद की है। उनके सामने नहीं, लेकिन ये कि ऐसे जैसे मेरी दोस्त हो गई या मेरी बहनें हो गई, उन सब ने मुझे बड़ा सहारा दिया, बड़ा कि नहीं तुमने किया है और तुम कर सकती हो और तुम इससे निकल जाओगी और ये हो जाएगा। तो इमोशनली हाँ इसका बड़ा टोल रहा है मेरे पर। और अब माशाल्लाह से अब आप दोबारा से बैक ऑन ट्रैक। हाँ, तो अभी मैं आप लोग बात कर रहे थे ना तो मुझे फील होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बहुत इमोशनल। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, कोई मसला नहीं है, आप छोटा बिल्कुल ना करें, बस इतना साथ ही चाहिए मुझे। तो देखिए जनाब, तो ये था हमारा सेलिब्रिटी लाउंज। आप बात करें, अमूमन हमारे लोग देखते हैं टीवी के ऊपर कि ये जो टीवी पे आते हैं इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन इनकी शायद जिंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं है। लोग बिल्कुल समझते हैं कि हमारी क्या स्टार हैं तो पता नहीं क्या लाइफ, और हर कोई कहते हैं हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। मैं कहती हूँ एक दफा देखें तो कितनी सख्त जिंदगी है इनकी।
सही बात है। मैं ये कहना चाहता जिंदगी है कि अगर इनकी तरह बनना है तो फिर आप घर के कामों में भी इसी तरह पार्टिसिपेट करें जिस तरह तूबा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, खासतौर पे वो लाइफ जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुजारी है। बिल्कुल। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये चीज़ होती है, और बाहर के काम भी साथ चल रहे हैं। तो मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ जनाब हमारा। हाँ। वाकई में मैं भी बहुत इंप्रेस हुई इनकी बातें सुन के, और मुझे लगता है कि व्यूवर्स भी हुए होंगे क्योंकि बहुत कुछ नई बातें की हैं उन्होंने। आई थिंक के व्यूवर्स भी इंप्रेस नॉर्मली मैंने वैसे अब्बू का तो कभी डिस्कस हुआ ही नहीं बाहर। देखिए हमारे चैनल की और हमारी खास बात है, हम कुछ बातें अंदर की निकलवा लेते हैं कि जो कहीं पे भी डिस्कस ना हुई हो। चले खैर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। इंशाल्लाह ताला अब हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आन रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि उस्ताद को इल्म का सरचश्मा कहा जाता है। उस्ताद माशरे में तरक्की में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उस्ताद एक नई नस्ल को तरबियत देने में, एक नई नस्ल की किरदार साजी करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हम देखें तो हमारे माशरे में उस्ताद का एक बहुत ही अहम किरदार है। जी नाजरीन, आज का मौजू है इस्लाम माशरे में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी, और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर साकिब खान साहब को ज़हमत दी है। स्कॉलर डॉक्टर साकिब खान माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद और एक तालीमी इदारे के बानी और मुंतज़िम भी हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में लेक्चर देते हैं और बच्चों और असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी कराते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपने आन रमज़ान के लिए अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ पे हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, यकीनन ये तो हम जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में असातिज़ा को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक माशरे को बेहतर बनाने में उस असातिज़ा का क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना अच्छा मौजू, क्योंकि शायद कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसका वास्ता उस्ताद से ना पड़ता हो। और अगर हम इस्लाह माशरा की हम बात करते हैं तो अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने माशरे की हिदायत के लिए कौन सा तर्ज़ अमल अपनाया, तो किताबें नाजिल फरमाई जी। और सिर्फ किताब नाजिल नहीं फरमाई, उसके साथ क्या हुआ, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। यानी इस्लाह माशरे का काम जो है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए हुआ। और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये तो बात बहुत क्लियर हो गई कि इस्लाह माशरे की जो असल ज़िम्मेदारी है वो एक मुअल्लिम की ही है, और एक मुअल्लिम ही एक इस्लाह माशरे का किरदार अदा कर सकता है। अब हमारे यहाँ क्योंकि थिंग्स हैव बिकम सो कमर्शियल, और अब मुअल्लिम जो है वो कोर्स कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस होता है। इस्लाह माशरा क्योंकि उसका इम्तहान कुछ नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इट हैज़ नॉट एनी सिग्निफिकेंस इन द करिकुलम। लेकिन अगर हम देखें कि ये जब बात है कि इस्लाह माशरा एक मुअल्लिम के ज़रिए होना है, तो एक मुअल्लिम का तर्ज़ अमल है क्या, ये भी कुरान ने बहुत सिंपली हमें बता दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की बात हुई तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान पाक में फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। 3 चीज़ें फरमाई। पहले यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो हमारी आयात पढ़ के सुनाते हैं। हम समझ लेते हैं कि कोर्स करिकुलम को मुकम्मल करते हैं, सही। उसके बाद फरमाए वयुज़क्कीहिम, यानी इस्लाह करते हैं, स्पिरिचुअल उनकी नरिशमेंट होती है, उनके अखलाक की तरबियत होती है। और तीसरी बात फरमाई युअल्लिमुल हिकमा, यानी फिर स्किल्स डेवलपमेंट जो है, हिकमत की जो बात है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो वो तीनों को जब हम मिक्सचर करते हैं तो फिर एक उस्ताद का किरदार बनता है। वाह जी वाह। यानी उस्ताद उसी वक्त ही तश्कील पाएगा उसका किरदार। वो सिर्फ अगर यतलू अलैहिम आयात ही पे बात मौकूफ नहीं, आधी बात भी नहीं है। उसके बाद जो असल जिम्मेदारी बनती है कि आपका तालिब इल्म जो है अगर चीख कर आपसे बात कर रहा है और आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये तवज्जो दे रहे हैं कि भाई जो उसने एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है, तो जो खुदाई तर्ज अमल दिया गया है, जो डिवाइन मेथोडोलॉजी है, आप उससे हट गए।
तो अब जब उस्ताद उस डिवाइन मेथडोलॉजी से हट जाएगा तो वो नेचुरल फ्रोमिना से हट गया। सही। तो फिर वो जो इसके फवाइद होने थे, जो इसके नताइज आने थे, तो वो पहले आया करते थे। पहले उस्ताद का किरदार सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर की फिजिबिलिटी बनाने वाला नहीं होता था, और ना तो बेचारा मजलूम अटेंडेंस रजिस्टर की बार क्लरिकल जॉब करने वाला होता था, वो मुरब्बी होता था, वो तालीम की हैसियत रखता था। तो मैं इसलिए आपका जो सवाल ये था कि इस्लाह माशरा में असातिज़ा का किरदार, तो जवाब है जी हाँ, ये इसमें असातिज़ा का ही किरदार है। अब इसमें बात वो कैसे अदा होगा, तो हमें 3 चीज़ों को, एक उस्ताद को जेडीज जिसे हम कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो उस्ताद की जॉब डिस्क्रिप्शन ये 3 चीज़ें हैं। यानी पहले जो उसको निसाब दिया गया है वो पढ़ाए, और निसाब के साथ साथ वो अपने जो तालिब इल्मों के किरदार को, इखलाक को, मामलात को, उठना बैठना, चलना फिरना, इन आदात व अतवार को भी इस्लाह करे। और सिर्फ यहाँ तक मौकूफ़ नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो इंग्लिश की स्किल्स डेवलप करे, उर्दू पढ़ा रहा है तो उर्दू की स्किल्स डेवलप करे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो उसकी स्किल्स डेवलप करे। ये जब स्किल्स डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट के साथ जब कोर्स कंप्लीट होगा तो यस, इस्लाह माशरा का काम होगा। एक शख्स सुधर जाएगा, वो अपना घर सुधरेगा, फिर माशरा सुधरेगा। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि आपने 3 डायमेंशन को जो जिक्र किया है वो तो अब तो खैर वो मिलती ही नहीं है, लेकिन हम इस पर आगे बात करेंगे। इससे पहले मेरा एक सवाल था, वो ये कि वालिदैन जो हैं, कहा जाता है कि सबसे पहले जो उस्ताद है हमारे वालिदैन हैं, माँ और बाप। जब बच्चा एक होश संभालता है, बड़ा होता है, तो शुरू के कम से कम 4 साल तो वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी को ही देख रहा होता है। तो इसमें आप क्या वज़न देते हैं, क्या समझते हैं इस मामले को? देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मेरे ख्याल से वो आपको जवाब बहुत अच्छे अंदाज से मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि हर इंसान फितरत पे पैदा किया जाता है, इस्लाम पर पैदा किया जाता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। अच्छा। इट मीन्स दैट के मोल्डिंग की जो कैपेसिटी है बच्चे में बहुत सॉफ्ट है, और क्योंकि वो तो फितरत पे पैदा हुआ, अब जैसे वालिदैन हैं बच्चे को वैसी चीज़ अडॉप्ट हो जाती है। तो समझने बात यह है जो आपने कहा, पहले जो उस्ताद हैं वालिदैन ही हैं, और वालिदैन के किरदार, उनकी बातचीत, उनके घर के मामलात का असर है। हुजूर फरमा रहे हैं कि वो जैसे वो बनाएंगे बच्चा वैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल की जिम्मेदारी तो बाद में आती। सही। यानी हम ये कहते हैं कि एक इम्प्रिंट ईयर होते हैं बच्चों के 7 साल तक। इम्प्रिंट ईयर ये होते हैं कि जो नक्श हो रहा होता है जहन में, यानी अगर आप दोनों भी ये तस्वुर करें कि बचपन में छोटे जब आप थे, आपको जैसे कहा जाता था कि भाई ये शर्मीला है, या ये दोस्तों के ज़्यादा रहता है, या ये दोस्तों के पास कम जाता है, या रिश्तेदारों के पास नहीं जाता, आज वैसे ही सांप खतरनाक है या कुत्ता काट लेता है, जो भी कहा गया, आपको जैसे आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोग्राम किया इंटरनली, तो आप बड़े होकर वैसे ही आप। बिल्कुल सही बात है। तो पहले जो दरसगाह है वो वालिदा और वालिद का किरदार, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। जब हुजूर ने फरमा दिया कि वो जैसा चाहेंगे बच्चा वैसा बन जाएगा, तो अच्छा बच्चे की फितरत सलीम हम तीनों से ज्यादा क्लियर होती है, यानी उनमें अडेप्टेबिलिटी बहुत क्विक होती है। तो वालिदैन इस बात पर गौर करें कि अगर वो चाहते हैं बच्चा सच बोले तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी बच्चा बहुत आसानी से चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। अगर वो चाहते हैं कि बच्चा सुन्नतों पर अमल करे, तो खुद बैठकर बावाज़े बुलंद बिस्मिल्लाह पढ़ के जब पानी पिएंगे, 3 बार पिएंगे, चौथी बार बच्चा खुद टोकेगा कि बाबा आपने आज ये नहीं किया, क्योंकि वो तो मासूम होते हैं। तो ये होता तो ये सारे के सारे वालिदैन की तरफ है। हम सच्ची बात है खुद तसाहुल का शिकार हो जाते हैं, बाद में हम गिराते हैं, बच्चों को ब्लेमिंग करते रहते हैं कि इसकी आदत ख़राब है। तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो उस्ताद हो या वालिद हो, वो अपनी ज़हनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा अपने किरदार से सिखाता है। ठीक है, इसी सवाल का कंटिन्यूटी है मेरे माइंड में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हमारी मुसलमानों के लिए, दुनिया के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी, मौली में कायनात थे, खूबसूरत। जब हुजूर पाक बचपने में थे, शुरू में थे, तो उनको भी किसी टीचर की ज़रूरत थी, उनको सिखाया गया, और किसने सिखाया? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो नबी होता है वो एक सुपरलेटिव पर्सनालिटी होता है किसी भी टाइम के लिए, और उस्ताद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इल्म हासिल करो, और जिससे इल्म हासिल करो उससे आजिज़ी करो।
यानी आपने एक हम्बिलिटी के वर्ड में सारे राइट्स बता दिए, जोर से नहीं बोलो, आर्ग्यू नहीं करो, उनके से बदतमीजी नहीं करो, उनकी बात सुनो। यानी एक ये हुजूर की शान है कि आपने एक लफ्ज में बता दिया। सही बात। इसका मतलब क्या है कि उस्ताद चाहे कैसा ही हो उसका एहतराम लाजिम है, उसका फर्ज है। सही। ये बिल्कुल समझ लीजिए वालिदैन की तरह से है। यानी आप कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अब्बा तो बहुत काले मोटे गंजे, मैं तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो वालिद की रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो स्ट्रिक्ट हो या सॉफ्ट हो। बिल्कुल इसी तरह उस्ताद चाहे उसकी अंग्रेजी अच्छी हो ना हो, चाहे उसकी ड्रेसिंग अच्छी हो ना हो, उसका एहतराम लाजिम है बनफ्से उस्ताद। अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ कि नबी क्योंकि सुपरलेटिव है, इससे बुलंदतर कोई शख्सियत नहीं होती, तो नबी बराह रास्त अल्लाह से सीखता है। और अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है जिसने सिखा दिया अपने बंदे को कुरान। यानी नबी जो है वो बराह रास्त जो है वो अल्लाह ताला से सीखता है। खुद अल्लाह ताला ने इसका ऐलान फरमाया कि खुद, अगर हम उस्ताद की बात करते हैं तो उस्ताद की फहरिस्त में सबसे पहला उस्ताद जो है खुद रब्बे करीम है। अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा फरमाया कि और आदम को सिखा दिए तमाम अस्मा। सिखाना मींस he taught आदम अलैहिस्सलाम, the first teacher is Almighty Allah। तो इसी तरह से यूं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाज़ अहबाब कहते हैं, यूं समझ लीजिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम रसां हैं, उस्ताद नहीं। अच्छा जी, वो गुलाम है रसूल पाक। क्या बात है, वो फरिश्ते हैं। तो रसूल पाक जो है अलबादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, हुजूर से बुलंदतर कोई नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात बोली डॉक्टर साहब, और एक छोटी सी गलतफहमी को भी दूर किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस्ताद हैं वो तो कायनात है, दो आलम है, अल्लाह ताला। तो जनाब हम छोटे से ब्रेक पे अभी जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द वापस आते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, आप कहीं नहीं जाइए। नाज़रीन एक बार फिर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले ज़माने में असातिज़ा इल्म के साथ साथ शागिर्द की तरबियत भी करते थे। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल तालीमात सीरत की रोशनी में हमें इस तरह के उस्ताद कहाँ से कैसे मिलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि जिस तरह से कुरान पाक है, कुरान पाक में कोई भी शख्स चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान जी, वो किसी भी मौजू की तलाश के लिए जब कुरान पाक खोलता है तो वो उसे वो मौजू, वो टॉपिक मिल जाता है। ये कुरान पाक का मौजूदा है जी जी, कि वो चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कुरान पाक को अपने सब्जेक्ट के हवाले से वो सर्च करेगा, उसको मौजू मिल जाएगा। सही। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही शान अता की है। यानी अगर कोई उस्ताद सीरत को इस अपनी सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ेगा, उसे उसके मोती मिलेंगे। कोई अगर हाउस वाइफ है, वो सीरत चाहेगी कि कैसे मैं अपने घर बच्चों की परवरिश करूं, उसे वो चीज़ मिल जाएगी। कोई अगर यंगस्टर है, उसे वो एजुकेशन हासिल करनी है तो उसको वो मिल जाएगा। तो हमारा अलमिया क्या हुआ कि हम तो चले गए, हम ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की तरफ और ऐसे लोगों की तरफ कि जो कि बहुत दूर है सीरत की रोशनी से, और जो असल लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना में कहा गया कि हमारे लिए बेस्ट पैटर्न, बेस्ट मॉडल और बेस्ट आइडियल जो है रसूलुल्लाह की ज़ात है। इससे हम जब दूर हुए तो मसाइल सामने आ गए। अब सीरत, जो आपका सवाल है कि सीरत के ज़िमन में उस्तादों की हवाले से क्या रहनुमाई है, बस एक हदीस में कोट करता हूँ, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएगी सूरत हाल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। अब आप क्लास को अस्यूम करें, इतना एब्नॉक्शियस क्वेश्चन कोई पूछे, वो किस बारगाह में सवाल कर। सही बात। तो सहाबे करम लपके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर, अब उनका रोल एज अ टीचर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका और उस शख्स को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अगर कोई शख्स तेरी वालिदा के साथ ये फेल करे तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कोई ऐसा काम करे। तो आपने फरमाया कोई और भी पसंद नहीं करेगा। फिर आपने कहा कोई तेरी खाला के साथ ऐसा मामला करे। फिर फरमाया तेरी बेटी के साथ कोई सामने, यानी यहाँ तक कि वो समझ गया कि कहना कि ये कितना बुरा फेल है। कोई आखिरत के अजाब नहीं बताए, कोई फ़लसफ़ा नहीं बताया, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बताया, जैसा वो उसकी अकल थी उस लिहाज से आपने उसको समझाया। क्या बात है। और फिर ये जब वो समझ गया तो फिर आपने इस तरह से
से शफ़क़त से उसके हाथ रखा और अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह इसके जहन और इसके कल्ब को पाक फरमा। और रिवायत में साहबी कहते हैं वो मरते दम तक पाकीज़ा जहन रहा। अब हम आ जाते हैं क्लासरूम डेकोरम में कि हमें ये समझना चाहिए इस हदीस से कि सबसे पहली बात कि उस्ताद कभी भी रैश ना हो, कभी भी अपने कंट्रोल को लूज ना करे, चाहे कैसी ही क्लास की सूरत हाल हो जाए। तो अगर वो जब टेम्पर लूज करता है तो वो उस्ताद नहीं रहता, फिर वो गुस्से में तो आपको पता है कि जो कुछ मुगल्लज़ात तक निकल जाए। बिल्कुल। जी जी। दूसरा सबक हमें ये मिला कि सारे स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो चाहते हैं, लेकिन जो कुन-ज़हन है वो ज़्यादा तवज्जो चाहता है, आपने उसको करीब बुलाया। और तीसरा सबक ये है कि हर वक्त आपको एक ही डायमेंशन में चीज़ नहीं समझानी होती, हर बच्चे की जहनी सतह मुख्तलिफ है। सीरत हमें इस साजा को सिखाती है कि आप हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल, मैं यही सवाल को बढ़ाना चाहता हूँ कि दो बातें इसमें आती हैं। एक तो ये कि डॉक्टर साहब कुछ उस्ताद जो हैं वो ये चीज़ असिस्ट नहीं कर रहे होते कि मेरा कौन सा स्टूडेंट को किस लेवल पे जाके मैंने बात समझानी है। जी। दूसरी बात ये कि हमारे जो उस्ताद हैं आजकल के हैं वो बच्चों के साथ बाज़ औक़ात ऐसी ज़्यादती कर जाते हैं या गुस्सा कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी बिल्डअप नहीं हो रही होती। तो फिर वो वालिद साहब जैसा दर्जा या वो लेवल जो अभी आप बता रहे हैं जो कि बहुत ही ऊपर का दर्जा है, वहाँ तक कैसे कोई जो उस्ताद है वो मीट कर सकता है? देखिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ जी। पूरी तारीख में, पूरी तहजीब में कोई भी बड़ा आदमी पढ़ लिख के नहीं बना है, वो अपने उस्ताद के इश्क और अपने उस्ताद के साथ लगाव से बड़ा बना है। अरिस्टोटल से लेकर किसी को भी देख लें, सिद्दीक़ अकबर से लेकर आप इमाम हनीफा को भी देख लें, वो अपने उस्ताद के साथ वो मोहब्बत, वो इश्क था। यही इश्क सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करती है। बहुत अच्छी बात। और फिर बच्चा सिर्फ जो है ना वो अपनी मोहब्बत से पढ़ता है और वो जबर से नहीं पढ़ता और फिर प्रोडक्ट सामने आ जाता है। तो अब मैं समझता हूँ हर वो उस्ताद नालायक है जो अपने तलबा का महबूब नहीं है। और ये समझ लीजिए कि आपकी मोहब्बत तालिब इल्मों के साथ ऐसी हो कि बच्चे को फर्क करना मुश्किल हो कि मैं अपने अब्बा से ज्यादा प्यार करता हूँ या इनसे ज्यादा। क्या बात किया। जब आप ये रवायत रही है, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम में रही है, हमारे सहाबा में रही है, वो उस्ताद थे, वाक़अतन उस्ताद थे। खूबसूरत। तो उससे क्या था कि जो इश्क और मोहब्बत बच्चों में पैदा हुई तो वही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर उसमें और मजीद सवाल में लगाओ और फिर हम देखते हैं कि वो आइमा बने, बड़े बड़े लोग। वाह जी वाह। अब हम क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो ना तो एसेस करते हैं कि बच्चे की सूरत हाल क्या है और ना उनको चीज़ें होती हैं, हम वापस उस हदीस पे आ जाते हैं। मैं कंप्लीट कर लूँ कि एक तो बात ये कि आप रैश ना हो, लूज कंट्रोल ना करें। दूसरा हाल तालिब इल्म को सतह पे उसके मुताबिक बताएं। और तीसरी बात ये कि ये जो चीज़ें हैं ना कि टीच एज पर द लेवल ऑफ स्टूडेंट, गिव कंप्लीट अटेंशन टू द स्टूडेंट एंड डोंट लूज योर टेम्पर। ये तमाम चीज़ें आपको बहुत सारे एजुकेशनल बुक्स में मिल जाएंगी, वेस्टर्न स्कॉलर्स में मिल जाएंगी। यहाँ सीरत का खासा क्या है? सीरत की बात यह है जो आपको लाखों करोड़ों किताबों में नहीं मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ, मैं सिंस 1995 पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक बात सीरत में है कि रसूल पाक ने उस बच्चे के लिए दुआ की, उसके लिए दुआ की। ये दुआ करने वाला ऐसा कारगर है कि वो बच्चा तो आपका मुरीद एक तरह से हो जाए। और आप यूँ समझ लीजिए कि एक उस्ताद अब लेवल पे जाके पढ़ा भी रहा है और उससे नरमी से बात भी कर रहा है, अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ भी कर। हदीसों में आता है कि कुछ दुआएं रद्द नहीं होती, उस्ताद की दुआ शागिर्द की हक में रद्द नहीं होती, वालिद की दुआ बच्चे की हक में रखनी होती। तो कैसे मुमकिन है कि बच्चा सबक नहीं सीखेगा? क्या बात है। तो यूं समझ लीजिए जो भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो उस्ताद हों, सीरत पढ़ें, सीरत से अपने टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग प्रोफेशंस को एम्बेलिश करें, ब्यूटीफाई करें। देखें वो मौलिम आलिम ने जब एक अकेला है, पूरा मक्का है, कैसे उन लोगों को जो बिल्कुल बदतरीन लोग थे क़यामत तक के लिए बेहतरीन लोग बना दिया, तो एज अ मौलिम ही बनाया ना। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है कि हम हुजूर पाक की सीरत से मुताबिक हम चीज़ों को देखें। एक सहाबी हैं अबू मसूद, वो फरमाते हैं कि मैं ग़ुलाम को कोड़े से मार रहा था, उसने कोई गलती की थी। मुझे दूर से आवाज़ आई कि अबू मसूद होशियार हो जाओ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं उसको मारता रहा। जब मैंने करीब से आवाज़ सुनी कि अबू मसूद होशियार हो जाओ, तो फिर मैंने पलट कर देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और फरमा रहे थे, अबू मसूद होशियार हो जाओ, अल्लाह का तुम पर इससे ज़्यादा इख्तियार है जितना तुम्हारा इस वक्त इस गुलाम पर इख्तियार। सुभान अल्लाह। तो हमारे उस्ताद ये समझें कि जब वो तालिब इल्मों को टॉन्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर वो लेबल कर रहे होते हैं, उनको तंज कर रहे होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं शायद कि अल्लाह ताला
को हम पर इससे ज़्यादा इख्तियार है। बहुत अच्छी कि जब वो अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे तो हमारे सामने वो चीज़ आ जाएंगी। वाक़ईतन तलाश करना पड़ेगा ऐसे उस्ताद को। मैं तो यही सोच रहा था। आपका सवाल अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने माशाल्लाह बच्चों की सीरत पे भी, उनकी किरदार साजी पे भी आपने किताब लिखी जी। है, तो ज़रा उस बारे में हमें बताइए। देखिए, मैंने एक किताब ग्लोरियस लाइफ स्टाइल लिखी, आई विश आई कुड ब्रिंग यू। वो ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक सुबह से लेकर शाम तक वो हुजूर की सीरत से मुतालिक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान भर में बल्कि जापान तक में पढ़ाई गई, अमेरिका में पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा एक किताब मैंने शाइनी डे लिखी बच्चों की, और शाइनी डे में ये था कि वो बिल्कुल रोल प्ले के साथ जितने असल में कल्चर बनता है एक्सप्रेशन से, हम वाई नॉट, इसके बजाय अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह की बात करें तो ये हमारा कल्चर भी पैटर्न होता है। तो वो शाइनी डेज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशंस पर लिखी। फिर मैंने एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पर एक किताब लिखी। हाल ही में ये किताब मैं आपको पेश करना चाहूँगा, बच्चों का रमज़ान। ये मैंने जो है कंपाइल की है कि हम रमज़ान में बच्चों को भूल जाते हैं, ना तो उनके साथ तवज्जो होती है। तो इस किताब में कोशिश ये की है कि बच्चों के लिए रमज़ान एक तरबियत का बेहतरीन मौका है, क्या कहते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, सारी चीज़ें होती हैं। आप बच्चों को ट्रेन करें। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंडोर्स्ड है ओ लेवल इस्लामियत के लिए और पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर क़यामत में मैं कोई किताब पेश कर सकता हूँ तो वो मेरी ग्लोरियस लाइफ स्टाइल बुक है, जो हुजूर की सुन्नतें हैं। मैंने कोई पैराग्राफ उसमें नहीं लिखा, अच्छा, सिर्फ हुजूर पाक की जैसे सलाम है, हदीस है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे ख्याल से हज़ारों बच्चों ने उसको पढ़ा और जो है, और अल्लाह ताला बस कबूल करे कोशिश। देखिए, बात ये है, मैं आपको बता दूं कि उस्ताद की दो जिम्मेदारी होती। एक तो तहकीक, यानी आज तक अगर वो साइंस पढ़ा रहा है तो आज तक जो डेवलपमेंट हो चुकी है, ही शुड बी अवेयर ऑफ इट। लेकिन ये 50% है। इसके बाद तख्लीकी सलाहियत उस्ताद में ज़रूर होनी चाहिए। यानी अगर मैंने फोटोसिंथेसिस पिछले साल एक दफ़ा पढ़ाया था तो उसमें नुदरत, उसमें इनोवेशन कैसे आ सकती है। हर बच्चे के लिए हर वो शय बेकार है जिसमें कशिश ना हो। जब आप क्लासरूम में बैठकर और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन डिक्टेटरशिप की तरह पढ़ाएंगे तो जब आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि इसमें आप इनोवेशंस पैदा करें तो कोई हासिल नहीं होता। तो उस्ताद को तहकीक और तख्लीक इस दोनों पे पैरेलल काम करने की ज़रूरत होती है। तो वो चाहे कोई सब्जेक्ट का हो। देखिए, अल इल्म नूर, इल्म रोशन करता है, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि इस्लामियत का टीचर हो। ये सारी बातें मैथ्स के टीचर के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं अपनी तरफ से तो ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसे टीचर दें, अता करें। जिस किस्म का डॉक्टर साहब ने बातें बोली हैं, डॉक्टर साहब दुआ कराएं, दुआ का टाइम है क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है, अफ्तार का टाइम हमारा आ रहा है। प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह हमारे इस तमाम काविशों को बारिकाह में कबूल फरमा। आलम इस्लाम में रमज़ान मुबारक में तेरे जिस बंदे ने जिस तरह से जो नेकी की है सबको अपनी रहमत ख़ास से कबूल फरमा। हर मुसलमान को अपनी मोहब्बत, अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान आलम इस्लाम की खैर फरमा। तेरा जहाँ बंदा जिस हवाल से परेशान है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की तुफ़ैल उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हो शिफा याब हो जाएं, परेशान हो खुश हो जाएं, जो बिछड़े हैं वो मिल जाएं, हर तरफ खुशहाली हो जाए। या अल्लाह घरों में चैन, सुकून, इत्मीनान नसीब फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में चैन, इत्मीनान, सुकून अता फरमा। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, इनके ईमान की, आमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जिन लोगों ने आज रोज़ा रखा उन्हें आइंदा पूरे रमज़ान मुबारक या खुशू खुजू के साथ इस इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह हमने देखा कि बहुत ही सादा अल्फाजों में डॉक्टर साहब ने इतनी काम की बातें बता दी हैं कि अगर हम वो सीख लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो। मैं कुछ अपना जाते जाते ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताऊँगा कि मेरे वालिद ख़ुद एक उस्ताद थे और उन्होंने हमेशा जहाँ तालीम दी तो उन्होंने ये बुनियादी बातें बताई कि खड़े होकर चादर सही कर लो, कमरे को साफ़ रखो, बाहर की गली का कचरा, घर का कचरा बाहर ना फेंको। ये वो बातें थी जो शायद किसी किताब में नहीं थी,
लेकिन बुनियादी बातें जब हमारे माँ बाप से हम सीखते गए तो आज हम लोग इस काबिल हुए हैं कि आपके सामने बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और आप हमें पसंद करते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो हमारे वालिदैन का है। तो क्यों नहीं हम ये कह सकते कि वालिदैन जो हैं वो एक उस्ताद होते हैं। आप लोग इस नज़रिए को देखें और अपने बच्चों के लिए भी इसी किस्म का कुछ इंतज़ाम करें कि वो बड़े होकर बताएं कि हमने जो बुनियादी तालीम हासिल की है अपने माँ बाप से हासिल की है। अब मुझे और अमारा को इजाज़त दीजिए, अफ्तार का टाइम होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए गैस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहें आन रमज़ान।